नमस्कार, हम्म। मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे सामने हैं जर्मनी से डॉक्टर शिप्रा शिल्पी सक्सेना। तो नमस्कार शिल्पी जी। नमस्कार अनसुईया जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत सुंदर कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और विश्व साहित्य सेवा संस्थान का भी बहुत बहुत, सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। शिप्रा जी, मैं आपको शिप्रा जी कहूँ या शिल्पी जी कहूँ? जो आपका दिल करे, दोनों ही नाम मेरे हैं, तो आप दोनों में से जिस जो भी आपको अच्छा लगे वो बोले, कोई दिक्कत ये नहीं। दो नामों का संलग्न जो हुए हैं, ये क्या है? इसका कारण क्या है? ऐसा कोई मुख्य कोई कारण नहीं है। मेरे जो बाबा थे, मेरे मतलब बाबा, उन्होंने नाम रख दिए थे पहले ही सारे बच्चों के। पता नहीं उनको क्या इंट्यूशन था, वो हमारे जब मैं हुई थी तब वो नहीं थे हम हम्म, लोग के साथ। हम्म। लेकिन उन्होंने मेरी बुआ के बच्चों के नाम भी इसी तरह से रखे थे। तो मेरी जो बुआ की बेटी है उसका नाम चेतना चंद्रकला है, अच्छा। और वो सच में चंद्रकला जैसी है, यूएस में है। तो शायद उनको लगा था कि जो बच्चे होंगे इन्हीं कलाओं से जुड़े होंगे। तो बस परिवार में रख दिया गया, कोई कुछ सोच के नहीं पहले, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं था कि कोई मंतव्य हो इसके नहीं, पीछे बहुत विशेष। खूबसूरत नाम है आपका, शिप्रा शिल्पी। वाह। धन्यवाद। जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप भारत में कहाँ से बिलोंग करती हैं? अ, अनसुईया जी, मैं मुख्यतः तो मेरा जन्म जो है बहराइच में हुआ था। बहराइच जो है उत्तर प्रदेश का एक बहुत तराई छोटा सा जिला है, हम्म, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। हम्म, लेकिन हम लोग लखनऊ आ गए थे, और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो पूर्णतः लखनऊ में हुई है। हम्म, वहीं पर रहकर मैंने अपनी पीएचडी की, वहीं पर रहकर मैंने जॉब शुरू की, वहीं पर रहकर मैंने विश्वविद्यालय में एज अ लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया। हम्म, तो रहने वाले हम लोग मतलब मूलतः हम बहराइच के हैं। हम्म, लेकिन हमारा जो पापा को मेरे लगा कि शिक्षा के लिए अगर आगे बढ़ना है तो किसी बड़े शहर में जाना होगा। मेरे पिताजी अधिवक्ता हैं, हम्म, और मेरे भाई भी अधिवक्ता हैं। तो हम्म, एक संभ्रांत परिवार था। लेकिन उनको यही लगा कि ये उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एक रोडिंग प्रैक्टिस को छोड़कर एकदम से एक ऐसे बड़े से शहर में आना जहां पर आपको अपने लिए स्थान बनाना है। जी। लेकिन उनके मन में ये था कि मेरे बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करें, और ये कुछ है भी, कायस्थों के अंदर होता भी है कि जी। बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हों, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। जी। तो जी। ये था, तो इसलिए मूलतः मैं बहराइच की हूँ, लेकिन अब सारा बात अब तो लखनऊ की हूँ। इस शिक्षा के लिए जी। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और जी। माइग्रेशन कहीं का भी हो, चाहे आप पड़ोस में ही क्यों ना शिफ्ट हो रहे हो, काफी दिक्कत बिल्कुल। उठानी पड़ती हैं। फिर अपने बच्चों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, ये बहुत बड़ी बात होती है शिप्रा जी। तो आप बहुत जी। भाग्यशाली हैं कि आपको इस तरह के पेरेंट्स, अभिभावक मिले। जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका बचपन तो आपने बताया है कि कहाँ बीता। तो आप जो लखनऊ में जो आपका बचपन बीता, तो उस समय आपके सबसे ज्यादा किसने आपको मतलब प्रभावित किया? कि जैसे आपके शिक्षक थे, आप शिक्षा में किस प्रकार कंट्रीब्यूट करती थी, कैसी थी, और आपके सिबलिंग्स आपका कैसे साथ देते थे? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दूंगी अनुसुईया जी, कि सबसे बड़ा जो सहयोग होता है वो आपके परिवार का होता है। बैकअप ना, जब आपको आपको पता होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो जी। आप आगे बढ़ने से कभी डरते नहीं। आपको पता होता है कि अगर मैं गिर रही हूं तो कोई है जो संभाल लेगा मुझे। अगर मैं गिर भी गई तो कोई बात नहीं है, मुझे फिर भी संभाल लिया जाएगा, मेरी देखभाल हो सकती है। तो परिवार में मेरी माता भी कुमुद श्रीवास्तव जी, वो भी बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, और पिताजी तो हमारे विनोद कुमार श्रीवास्तव। उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा, बचपन से हम तीन भाई बहन हैं। मेरी बहन, बड़ी बहन, और भाई है एक बड़ा। और सब जो है मतलब शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, बल्कि मेरा जो ननिहाल है पूरा वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो काफी बड़ा परिवार रहा है। और जब लखनऊ में आए हम लोग, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं तो छोटे क्लास में थी, मैं फिफ्थ में थी जब मैं आई थी लखनऊ, लेकिन मेरे भाई बहन बड़ी कक्षाओं में थे। लेकिन मुझे पढ़ना हमेशा हमेशा से बहुत पसंद था। मतलब मुझे जैसे कहते हैं ना, आपको आकर्षित करती हैं किताबें, आकर्षित करती हैं। कवि सम्मेलन करवाया करते थे पापा हमारे, और बहुत सारे इस तरह के आयोजन हुआ करते थे। वो बार काउंसिल के अध्यक्ष थे। तो बहुत इस तरह के बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वो करवाया करते थे, तो हम लोग उसमें जाया करते थे। और एक बचपन से जैसा होता है ना कि आपके अंदर एक जज्बा भर दिया जाता है, हर प्रतियोगिता में जाओ, कुछ नहीं होता है, हार जीत कुछ नहीं होती जीवन में।
बस जाना है और पार्टिसिपेट, मतलब प्रतिभागिता जरूरी है जीवन में। प्रतिभागी बनिए आप, मतलब ये जी। मत सोचिए आपका क्या होगा, आप पास होंगे या फेल होंगे, जीतेंगे हारेंगे, कभी नहीं उन्होंने मन में डाला। मुझे याद है मैं 5th ग्रेड में जब लखनऊ में आई थी, तो मेरे भाई बहन तो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए थे, पर मेरे में उत्तम लिखा हुआ आया था। उस समय ग्रेडिंग होता था उत्तम। हम्म। बट उन्होंने उसी तरह से मुझे उतना ही प्रोत्साहित किया, अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया तुमने। तो वो जो प्रोत्साहन है, ये मैं यहाँ पे कहना भी चाहूंगी, एक बहुत सुंदर मंच है ये, तो मैं कहना चाहूंगी बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए, छोटा करें वो बड़ा करें, कोई कोई अंतर नहीं होता इससे। उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा जागृत रखिए, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं उसके प्रति उनके अंदर एक लगाव। तो वहां से शिक्षा शुरू हुई, फिर कार्यक्रम, स्कूल में जितने भी कार्यक्रम होते थे सब में मैं, मतलब मेरा नाम होना जरूरी होता था, ऐसी वाली स्थिति थी मेरी। चाहे वो वाद विवाद हो, चाहे वो नृत्य प्रतियोगिता हो, चाहे संगीत हो, हर जगह पहुंच जाते थे। और सिलाई कढ़ाई में भी रहते थे, मतलब कोई भी प्रतियोगिता, कुछ भी हो, एकदम चित्रकला सर्व हो, बस। संपन्न बनाया है आपको। हाँ, मतलब होता ही। और आपको भी ध्यान होगा शायद, आप जहां से, आपको भी इस बात का अंदाज होगा कि हम लोग के समय में एक हॉबी कोर्सेज का चलता था। जब छुट्टियां होती थी, हमारी समर वेकेशंस होते थे, तो हॉबी कोर्सेज ज्वाइन करा दिए जाते थे। तो आधी शिक्षाएं जो हम लोग ने ग्रहण की है, वो चाहे तो कुकिंग कुछ की तो हो, मिलती हैं चाहे जो वो, हाँ, कुछ ना कुछ हमको हिंदी सिखाया गया इतिहास, हमेशा। सिलाई हाँ बुनाई, कुछ ना कुछ तो हम हाँ, सीख लेते थे। कुछ जी। ना कुछ ऐसा रहता था कि जरूर सीखना है, मतलब हम खाली नहीं बैठते थे खाली कभी। नहीं मुझे था। याद है कि मैं कभी भी किसी भी छुट्टी में खाली नहीं बैठी हूँ। हम्म। हमेशा कुछ ना कुछ हम लोगों को, चाहे हमें पसंद आया हो या ना आया हो, पर हमें करना होता था वो। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी, जब आईटी कॉलेज गए, आईटी कॉलेज जो है लखनऊ का एक बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहां पे मेरा, और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मैं, मतलब ईश्वर की कृपा थी, 4 फर्स्ट क्लास रही हूँ। हम्म। और बहुत मन लगता था पढ़ने में, घर के कामों में नहीं लगता था लेकिन पढ़ाई में बहुत लगता था। फिर वहां पर मैंने फर्स्ट ईयर में ही कैरिकेचर करते थे, हम बनाते थे ना, कार्टून्स बनाते हैं जैसे हमारी चित्रकथाएं होती हैं, तो उसी तरह से कहानियां लेके, छोटे छोटे पार्ट लेके उनको कैरिकेचर किया करते थे। तो वहां दूरदर्शन से लोग आए, पूरा बच्चों के, मतलब जितने भी प्रतियोगी थे उनको देखने के लिए कि किस तरह के काम, उसमें संगीत भी था, उसमें नृत्य भी था, उसमें चित्रकारी भी थी, बहुत सारी प्रतियोगिताएं चल रही थी। तो उन्होंने उसका पूरा एक कवरेज किया था, एक फीचर बनाया था उसके ऊपर। तो उन्होंने वहां पर देखा, फिर वहां से दूरदर्शन से जुड़ना हुआ, वो लंबी कहानी है। वहां से जुड़े, दूरदर्शन के बाद फिर वहीं से आकाशवाणी में जुड़े, मतलब जो दूरदर्शन की जो हमारी डायरेक्टर थी, जयश्री पांडे जी, जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने वो एक कार्यक्रम करती थी, नव हस्ताक्षर, जिसमें नए बच्चों को बुलाया जाता था, उनसे पूछा जाता था कि ये कैसे आया आपको, ये किस तरह से, जैसे आप पूछ रही हैं कि कैसे इंटरेस्ट जगा इन चीजों में, तो वैसे ही वो पूछती थी हम लोगों से। तो उन्होंने हम लोग को बुलाया, फिर उनको आवाज अच्छी लगी, उन्होंने कहा तुम चलो मेरे साथ दूरदर्शन में काम करो। क्या मुझे बात। कुछ आता नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आता नहीं है कुछ, मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, और उम्र से पहले पढ़ना शुरू कर दिया था, ये 2 साल के थे तब से स्कूल जाना शुरू किया था, क्योंकि भाई बहन जाते थे तो उनके साथ स्कूलों में चले जाते थे। और आज के जैसा समय नहीं था, तब स्कूलों में अगर बच्चा जा रहा है तो खुशी खुशी उसको ले लिया जाता था कि अरे चलो, बच्चे को अच्छा लगता है पढ़ना तो पढ़ो। तो वो 2 वर्ष 2.5 वर्ष से हमने जाना शुरू किया था, तो बहुत जल्दी ही जो है 15 साल में ही इंटर कर लिया था। 16वें साल में हम जो थे ग्रेजुएशन में थे। क्या तो बात। तो वहां पर उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत निखारा, और ऐसा निखारा कि झापड़ मार मार के निखारा, मतलब एक एक चीज, बच्चे थे हम लोग बिल्कुल, और वो बिल्कुल उन्होंने माँ की तरह जैसे कोई सिखाता है। तो कहते हैं ना, सीखा हुआ कभी जाया नहीं जाता है, जो आपने सीख लिया कभी कभी वाया कुछ जाना वापस नहीं है। नहीं अगर आप जाता, कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी मेहनत करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ नहीं जाता है। और फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, एमए हिंदी से किया मैंने, जनसंचार, पत्रकारिता और हिंदी उस समय एक ही विषय हुआ करता था। तो मुझे पत्रकारिता में बहुत इंटरेस्ट था, बोलना बोलना पसंद था, और लगता था समाचारों के प्रति बहुत जागरूक रहती थी। तो उस समय मैंने जनसंचार, ये पत्रकारिता और हिंदी विभाग को में एमए किया। एमए गोल्ड मेडल पाया मैंने वहां पर। बात। उसके बाद पीएचडी के लिए मुझे वहां पे हुआ कि संचार माध्यम में आप पीएचडी करिए। पहली बार था जब पत्रकारिता में इस तरह से 5 विषय दिए गए थे, जिसमें से मेरा भी सिलेक्शन हुआ था।
तो मैंने वहां पर फिर पीएचडी अपनी करी। और वहां के हर कार्यक्रम में, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का हिंदी विभाग का कोई कार्यक्रम नहीं होता था जिसमें जिसमें हम आप, जाते हाँ नहीं थे। हाँ जी। हाँ, तो सांस्कृतिक मतलब वो होता है ना कि आपके अंदर, घर में आंगन में हमने हमेशा अपने घरों में पारंपरिक गीत सुने हैं, ढोलक पे बजते देखी है, शादी ब्याह जच्चा बच्चा इस सोहर सुनी है। तो वो चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं, मतलब हमें कभी प्रयास नहीं करना पड़ा। बिल्कुल। साहित्य से जुड़ाव विशेष रूप से मेरा, जब हम एमए में आए हैं, विशेष रूप से तब हुआ था, क्योंकि उससे पहले मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था। क्या मुझे बात। बहुत लगता था कि जाएं कहीं पर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया चले जाएं, वहां पे खंडहरों में जाएं और वहां देखें कि क्या है, कैसे कैसे छुपी है, मतलब ऐतिहासिक जो ये वो जिनके बारे में संस्कृति हम को कैसे पढ़ते हैं। देखते हैं, हाँ हाँ हाँ। लोगों ने तो किस ये तरह से एक, काम किया है उसमें, हाँ। हाँ, तो वो बड़ा कहते हैं ना, एक बाल मन होता है, बहुत उत्सुकता बहुत होती दिशाओं है। में चल रहा होता है जी। हम्म तो बहुत सारी दिशाएं थी उस समय, हम्म लेकिन ईश्वर निर्धारित कर रहा होता है आपके लिए, आपको पता नहीं होता है। मुझे वकील भी बनना था, क्योंकि घर में सब लोग एडवोकेट थे। मेरे नाना भी एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे वो। हम्म तो लॉ किया, लॉ पढ़ा मैंने, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि नहीं था ये कि प्रैक्टिस नहीं करनी थी, पढ़ना था, हम्म पीसीएसजे देना था। तो हम्म इसलिए पढ़ाई करी उसकी, लॉ पढ़ा पूरा, अच्छे से पढ़ा, और साथ में एमए किया। हम्म। तो कुछ हमेशा फिर नाटक में इंटरेस्ट था, तो इप्टा से जुड़ गए। अच्छा, उसके बाद चाहेंगे एग्जैक्टली कि ये कैसी कहानी थी और इसका क्या उद्देश्य था, मतलब इसके अंदर क्या ट्रेजेडी थी, किस तरह की कहानी थी जिसकी वजह से आपने जी, ये सोचा कि मैं इसके बारे में लिखूं। दूरदर्शन में क्या होता है, दूरदर्शन में अलग अलग विषयों पर विषय दिए जाते हैं आपको, कि हम्म इस विषय पर आप एक ऐसी छोटी सी वृत्त चित्र जिसे हम कहते हैं, ऐसा वृत्त चित्र बनाइए, जिसमें जो कारीगर हैं उनकी समस्याएं, हम्म उनको किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके फायदे के लिए, उनके बारे में उन तक जानकारी जा सके, हम्म। इस उद्देश्य से ये वृत्तचित्र तो बनाए प्रोजेक्ट जाते दिया हैं। जाता है स्टूडेंट्स को, जी, और ये इसलिए तो वहाँ बनाए पर जाते हैं। करते हैं। तो मेरा जो मूल उद्देश्य था, मेरा मूल उद्देश्य ये था, क्योंकि गांव में सैकड़ों की संख्या में लोग कारीगर हैं, जो हम्म कि चिकनकारी का कार्य करते हैं, हम्म लेकिन उनको मिलता है मात्र 10 रुपए। जो मीडिएटर होता है, जो बीच का, जो शहर से उनको गांव को जोड़ता है, वो हम्म व्यक्ति लेता है 5,000 रुपए उसी हम्म काम के। हम्म। और जब वो मार्केट में आती है, जब बाजार में आती है, तो वही साड़ी या वही कुर्ता या वही काम जो है, लाखों में बिकता है, हजारों में बिकता है। तो जो मजदूर है, जो असली हकदार है, हम्म उसको मात्र 10 रुपए मिल रहे हैं। सरकार की ओर से, चूंकि चिकनकारी लखनऊ की पहचान है, वर्ष सदियों से चली आ रही है, तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, हम्म। किंतु वो योजनाएं गांव तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि साक्षर नहीं है लोग। वो इतने अवेयर आज की तरह नहीं है, आज से 30-35 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ आपको। तब नेट नहीं था, फोन नहीं थे। तो जो मीडिएटर आता था, जो बताता था, मुझे याद है कि वो साइकिल से, एक थे, मंगल नाम था उनका, और वो साइकिल से आते थे और बंडल बनाकर अपना साइकिल पे रखते थे और लेकर शहर चले जाते थे। और वहां जब मैं गई थी इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार लिया था गांव के लोगों का, तो वो घूंघट से बाहर भी नहीं आना चाहते थे, बोलना भी नहीं चाहते थे, उस विषय में बताना भी नहीं चाहते थे कि उनको कितना पैसा मिलता है। लेकिन जब हमने उनको बताया कि नहीं, आपका इससे बहुत लाभ होगा, अगर आप हमें बताएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है, तो कुछ लोगों ने हमें संपर्क किया और बताया उसके बारे में। तो निश्चित तौर पर उनको उस डॉक्यूमेंट्री से बहुत फायदा हुआ, वो क्योंकि जागरूक उन्होंने हुए जाना, हैं। हमारी कोशिश ये थी कि शहर और गांव को जोड़ दे, बीच में कोई मध्यस्थता ना हो। नारे। तो ये डॉक्यूमेंट्री इस विषय पर थी कि कोई मध्यस्थता ना हो, सरकार सीधे सीधे संपर्क करे, और उनको जो उनका हक है, जो उनका हक कारीगरों है का, वो उन्हें मिले। वो उनको दिया जाए। तो बिल्कुल। सही बात है, उनका हक, मतलब हक बनता है, उनका मेहनत पूरी उनकी है। क्योंकि जी। सरकार दे रही है ना। मुश्किल क्या होती है अनुसुईया जी, लोग जागृत नहीं है, लोगों को पता नहीं है, ये सरकार सिर्फ योजनाएं लखनऊ बना की रही है। कहानी, ये सिर्फ लखनऊ की कहानी नहीं है। अगर आप देखें कि गांव, जो भारत के गांव हैं, जो किसान अनाज उगाता है, उसकी भी यही कहानी है। बिल्कुल। और जो जितने भी छोटे मोटे काम करते हैं, वो बाहर आने के बाद जब वो हैंड वर्क बोल करके उसे इतने महंगे दामों में बेचा जाता है। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस जो लगते हैं शहरों बिल्कुल। में, आप उनमें देखें कि वो बस यही बोलकर उसका प्राइस ज्यादा करते हैं कि ये हैंडमेड है। हम्म।
लेकिन हैंडमेड वालों को ही जो बनाते हैं सचमुच में उनको पैसा इतना कम दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा असंतुलित व्यापार जिसे कहा जा सकता है हो बिल्कुल। रहा है। और इस पर जागरूकता की जरूरत है। अब तो काफी लोग जागरूक हो चुके हैं। लेकिन फिर भी गांव के लोग शायद जो हैं जिनके हाथों में रियल में कला है वो बाहर आकर उन चीजों पर नहीं काम करना चाहते। वो कहते हैं हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, बस अपने कला के साथ व्यस्त रहते हैं। क्योंकि उनके लिए उतना भी बहुत है ना। हम्म। उनको तो, उनको पता ही नहीं है कि वो हम्म। जो काम कर रहे हैं वो कितना अद्भुत है, अद्भुत। कितना अनमोल है, उसका उसका मोल वैश्विक स्तर पर कितना उन्हें हाँ। उन्हें ज्ञात ही नहीं है। जी तो जी। जितना कहते हैं ना कि जब तक आप अवेयर नहीं है, जब तक आपको पता नहीं है, तब तक आप खुश हैं। जब हम्म। आपको पता चलता है तब आपके अंदर लगता है कि नहीं, अच्छा हमें आगे बढ़ना है। जो जी। युवा पीढ़ी है वो आज की जानती है, क्योंकि नेट के थ्रू वो जुड़ी हुई है पूरी तरह से ना। तो डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करेंगे तो डिजिटल ये मीडिया ने काफी बहुत फायदा। जागरूकता लाई है, बहुत इसमें कोई ज्यादा। दोहराई नहीं है। और बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी फिल्में हमने दूरदर्शन के माध्यम से, जैसे मैंने कारगिल पर बनाई थी, कारगिल के योद्धाओं पर, क्योंकि जब कारगिल में युवा, एक 21 साल के सुनील जंग थे, हम्म। बच्चा था, हम्म। और उसको गोली लगी थी, और उसके परिवार को वो जो धनराशि दी गई थी वो नहीं मिली। अच्छा। धनराशि चली गई उनके चाचा मामा नाना जो लोग थे, जो हाँ। आगे बढ़कर अगुआ हाँ। बन के हाँ। आए थे। हाँ। हाँ। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो सरकार की योजना, क्योंकि दूरदर्शन एक सरकारी माध्यम है, तो हम्म। हमारी कोशिशें यही रहती हैं। इन डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से हमारा प्रयास ये था कि हम सरकार की योजनाओं को सीधे सीधे कारीगर या जो भी उसके हम्म। पात्र हैं कोई बीच उन में तक उनको पिछवाई ना हो पहुंचाई और जाए। सीधे हम जी, उन तक पहुंचाए ये। बिल्कुल उन तक जी जी। पहुंचाएं। और और पहले यही 30 साल उद्देश्य पहले होता अगर है। कहा जाए तो सिर्फ एक दूरदर्शन ही ऐसा माध्यम था जहां पर अनाउंसमेंट हुआ करती थी, और एक रेडियो। बिल्कुल। रेडियो। रेडियो होता था कि लोगों को तक बात पहुंचती थी कि हाँ ये हो रहा है। और रेडियो का इस्तेमाल, और वो भी दूरदर्शन का इस्तेमाल गांव में नहीं होता था क्योंकि उस समय टीवी लोगों के पास नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल। रेडियो फिर भी रेडियो होता था। जाता था। रेडियो होता था तो सैनिकों को बुलाना हुआ तो वहां पर अनाउंसमेंट करते हैं, कोई बजट घोषणा करनी होती थी तो बिल्कुल। लोग उसी और रेडियो ये के माध्यम से ही सुना करते थे। अंशुल जी विश्वसनीय माध्यम थे। आज भी मैं कहती हूँ, इतने न्यूज चैनल्स हैं, इतना किसी पे आक्षेप नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आज भी कहती हूँ कि दूरदर्शन और आकाशवाणी हम्म। जो आपको समाचार देते हैं, उस पे आपकी विश्वसनीयता आज भी है आज भी है। आज भी है ना। है। क्योंकि संतुलित रूप अब में देते हैं। जो ये माध्यम है, अब जो चैनल्स हैं वो न्यूज बेच रहे हैं। बिल्कुल। वो बेच रहे हैं, वो बेच। लखनऊ एक ऐसा शहर है, मैं आपको बताऊं, गंगा जमुनी सभ्यता का शहर वो कहा जाता है। वहां पर सांस्कृतिक गतिविधियां बहुत हैं, बहुत है। बहुत है। बहुत दिखेंगी। जी। और वो समय ऐसा था, आज से मैं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस समय लड़कियों का इतना खुलेपन से जाना और काम करना अ, बहुत स्वीकार्य नहीं था। लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्रों में बच्चे जुड़े लखनऊ ने हुए थे। हमेशा बढ़ावा दिया है जो कि अपने भारत की जितनी भी कलाएं हैं, अगर आप चिकन करी हम्म, हैं या जो भी बिल्कुल। कढ़ाई बुनाई जो है वो आज भी लखनऊ की इतनी महत्व रखती है और उन्होंने उसको उतना दर्जा दिया हुआ है। मतलब ये नहीं कहा कि बिल्कुल। नहीं ये भारत की है घटाओ इसे, या हम बाहर की संस्कृति को ज्यादा महत्व दे, नहीं। उनकी बोलचाल में, उनके खान पान में वो सारी चीजें वो दिखाई देती हैं जो कि पहले से चली आ रही हैं। बिल्कुल। एक और बहुत चिकनकारी की आपने बात करी है, तो मेरी जो पहली डॉक्यूमेंट्री थी दूरदर्शन की ओर से, वो मैंने लखनऊ की चिकनकारी पे ही बनाई थी। अच्छा। और उसमें हम लोगों ने पूरा लखनऊ में जिस प्रकार से चिकन का कार्य होता है, किस तरह से जो मीडिएटर्स होते हैं वो किस तरह से फायदा लेते हैं, और किस किस उस पर व्यवसाय किया जाता है, कितने वृहद स्तर पर व्यवसाय होता है चिकनकारी का, काम कैसे करा जाता है, किस तरह से गांव के गांव पूरे जो हैं चिकन से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ चिकन का ही काम करते हैं। तो उस पर एक बहुत बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसको कि दिल्ली दूरदर्शन द्वारा सम्मानित किया गया था। ऐसे समाचार हैं जो भड़काऊ हैं, जो हम्म। आपको उद्विग्न कर देते हैं। आप बिल्कुल। मैं न्यूज नहीं देखती हूँ, हाँ। भारत की न्यूज बिल्कुल नहीं देखती हूँ, हाँ। क्षमा चाहूंगी सभी चैनलों से, वैसे मैं चैनलों से जुड़ी हुई हूँ, जी। लेकिन मैं न्यूज नहीं देखती हूँ इसलिए क्योंकि वो न्यूज देख आपको व्यथित करती है, आपको बहुत समाधान तक नहीं ले जाती है। और एक अलग छवि प्रकट करती है जो कि रियल में ऐसा नहीं होता है। मैं अभी ये बता, भारत। कल के दिन हमारे यहाँ से मतलब सिंगापुर में एक हमारे रिलेटिव्स रहते हैं जो हमारे जी। गांव के हैं। तो वो बैठे हुए थे और हम भी बैठे हुए थे और एक न्यूज चैनल में न्यूज सुन रहे थे, तो एक भी न्यूज पॉजिटिव थी ही नहीं।
भारत हम्म। की न्यूज हम सुन रहे थे, यहाँ पर ये घटित हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ बारिश हो गई। ऐसे लग रहा था कि पूरा भारत डूब रहा है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि दिल दहलाने वाली हैं। तो मतलब एक ऐसी छवि पहुंच रही थी कि अगर कोई भी भारत में पहुंच जाए तो वो तो डूब जाएगा, वो आएगा ही नहीं वापस। बिल्कुल। वो उसके साथ कुछ तो ऐसा गलत हो जाएगा कि वो वापस नहीं आएगा। तो इस जो तरह आपने बात कही, की जी। जी आपने जो बात कही इसी को कहती हूँ। पिछले वर्ष जब मैं भारत गई थी तो मैं यहाँ पे न्यूज देखकर चली गई थी गलती हम्म। से, हम्म। और ये दिखाया जाता कि बाढ़ आई हुई है। मैं हम्म। जब उतरी वहां पर तो मैंने अपने पतिदेव से कहा कि भाई कुछ देख लो कि कितनी बाढ़ बाढ़ आई हुई है, कैसे जाएंगे। कहीं कुछ नहीं था, आती कहीं है नहीं। बाढ़ हाँ। कहीं दूर दराज इलाके में कहीं तरह, लेकिन इतना भयभीत कर देते हैं। बहुत इस बहुत। मामले में मैं कहूंगी, जर्मनी में रहती हूँ मैं, यहाँ पे न्यूज बहुत कंट्रोल्ड है। ठीक है, हम्म। मैं मानती हूँ कि सब कुछ आपको नहीं दिखाया जाता, आप कुछ बहुत सारी ऐसी जरूरी बातों से दूर रह जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये आपको पैनिक नहीं करते हैं, उद्विग्न नहीं करते, परेशान नहीं करते। इतनी बड़ी घटना यहाँ पे कोलोन में 1 जनवरी को कुछ वर्ष पहले घटी थी, जिसमें कि मॉलेस्टेशंस हुए थे। और तो 1 जनवरी को बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, एक फायर शो होता है नदी राइन के किनारे, बहुत खूबसूरत शो होता है। लाखों लोग आते हैं दूर दूर दराज देशों से, क्योंकि 27 देश जुड़े हुए हैं, तो हम्म। हर जगह से लोग उससे देखने के आते हैं, भव्य होता है वो। हम्म। और वहां पर बहुत बड़ी घटना इस तरह की हुई, हम्म। चुपचाप हो गई। कैसे हुई, उन लोगों को पकड़ लिया गया, 3 दिन के बाद वो न्यूज चैनल्स पे आई कि ऐसा हुआ था और हमने उन लोगों को पकड़ लिया है। तो जब समाधान के साथ कोई समाचार आपके पास आता जाहिर है, जाता आपके है, अंदर भय नहीं है आता नहीं है। होता। यही चीज यहाँ पर भी होती है, सिंगापुर में भी। मैंने देखा है कि बिल्कुल हर देश अपने देश की क्या छवि प्रकट करनी है, ये इस पर अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं, और रखना बिल्कुल, भी चाहिए। बहुत मुझे जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी छवि जैसी होगी, उसी हिसाब से लोग आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपने छवि बिगाड़ ली, तो आप भले ही कितना अच्छा प्रदर्शित क्यों ना कर लें, आपके नागरिकों को, आपके देश को उसी नजर से देखा जाए। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम से कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री नहीं, या अनभिज्ञ नहीं होती है। छोटे मोटे क्राइम ऐसे होते ही हैं, लेकिन उनको किस तरह से आपको दिखाना है, पब्लिक को किस तरह से बताना, जैसे आपने कहा कि समाधान के साथ बताना। तो यह एक बात होती है कि हाँ, अब जो करने वाले हैं, जो देखने वाले हैं समाज को, जो समाज की रक्षा करने वाले हैं, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो हम सिक्योर फील करते हैं, हम सेफ फील करते हैं, और ये सेफ्टी बहुत जरूरी है नागरिकों के लिए और अपने देश की छवि के लिए। ये बहुत अच्छी चर्चा बिल्कुल। आपने हमसे की। ये जो आप बात कह रही हैं, क्योंकि भारत की छवि विश्व स्तर पर क्राइम को लेकर या जो इस तरह के मोलेस्टेशंस होते हैं इनको लेकर, लोगों के अंदर ये छवि है भारत की। जी। बुरा मानने की बात नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं कोई आप कि उनको लगता है वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे और हाँ, उनकी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ हो की कोई जाएगा। घटना हो जाएगी, या अब उनको रॉबरी हो जाएगी, या उनका सामान छीन लिया जाएगा। तो ये क्यों है? क्योंकि आप ऐसी घटनाएं रोज दिखा रहे हैं, नियम से दिखा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है, भारत में बहुत कुछ बहुत अच्छा हो बहुत रहा है, अच्छा हो रहा है। बहुत बेहतरीन हो बहुत रहा है। बेहतरीन हो रहा क्यों है। नहीं वो छवि आपके भारत की बन रही है? विश्व गुरु बनने की कगार पर है भारत, जी। स्वीकारा जा रहा है उसकी बहुत सारी अच्छाइयों को। आज विश्व में मुझे लगता है 50% भारतीय हैं जो जो कि राज कर रहे हैं प्रवास में। अगर आप देखें तो जी। भारतीय संस्कृति सभ्यता पर बात करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जब वो लोग न्यूज देखते हैं, मेरा एक इंटरनेशनल सर्कल है पूरा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्कूल में काम करती हूँ, तो वहां पर उनके अंदर यही है, उनको यही लगता है। मैं पेरिस गई थी, आपको बताऊंगी अनसुईया जी, एक छोटी सी घटना है। तो वो एक लेडी मेरे बगल में आई, बैठी और बात करने लगी, ऐसी जी। सामान्य बातचीत जी। मेरी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भारत भारत से हैं आप? तो हाँ। मतलब चौंक के ना, ऐसे भारत से हाँ। हैं? हाँ। हाँ। हाँ, वहां तो बहुत वो है, वहां तो गरीबी है, वहां तो अनपढ़ लोग हैं। मैंने कहा मैं पीएचडी हूँ, हम्म। मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, कैसे आप कह सकती हैं? किसने कहा लड़कियों को वहां मार दिया जाता है? हम्म। घटनाएं होती हैं, सच है, मैं उसको अस्वीकार नहीं, सच को स्वीकार के चलना चाहिए हमेशा। हम्म। होती हैं, पर हर समय नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। समय बदला मेरे है। साथ भी ये हुआ था जब मैं यहाँ नई नई आई थी। तो दैट वन चाइनीज एक चाइनीज लेडी मुझसे कहती है, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया? सो उनका, यस। ओह, सो मेनी रेपिस्ट आर देयर।
हाँ मीन्स उसे मतलब कैसे ये बातें फैल रही हैं, बिकॉज ऑफ द न्यूज ओनली। फिर हाँ उसके बाद करेक्ट। कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि ओ योर हस्बैंड इज वर्किंग इन आईटी, हाँ। सो आई सेड दैट यस, दे आर वेरी क्लेवर, हाँ, दे आर वर्किंग इन शिपिंग, दे आर वर्किंग इन आईटी, दे आर हाईली जॉब दे आर डूइंग, द इंडियन पीपल आर डूइंग। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब ये चीज भी है कि भारत से निकले हुए लोग कोई छोटा मोटा काम नहीं करते, वो जाते हैं तो एक अच्छे लेवल का जॉब करते हैं, और इससे इंडिया, हमारी छवि बहुत अच्छी बनी हुई है। तो प्रवासी बिल्कुल। भारतीयों ने जो छवि बनाई है वो बहुत बेहतरीन बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन इंडियन ब्रेन को लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिबिलिटी को उसकी एक्सेप्ट करते हैं, उनको पता है कि ये भारतीय है, इसका दिमाग बहुत शार्प होगा। छाप है। और अच्छा, वो अब एक और बुद्धिमत्ता। उदाहरण, हाँ, एक और उदाहरण मैं ये बताना चाहूंगी कि यहीं जी। से एक हमारे दोस्त थे जिनकी शादी में मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे, और उनके और भी दोस्त गए थे, एक साउथ इंडियन दोस्त थे, वो गए हुए थे। तो उनकी हम्म। शादी बिहार में थी। अब बिहार, हम्म। जब वो साउथ इंडियन पर्सन गया तो उनकी वाइफ बार बार फोन करके पूछ रही है, मेरा हस्बैंड ठीक है ना, ठीक है ना। तो बोले क्या हुआ, बोले कहीं किडनैप तो नहीं हो गया। मतलब ही वॉज वरीड कि बिहार में बंदा गया, मतलब अपने ही देश के, मैं बता रही हूँ कि साउथ वाले हम्म। मतलब एरियाज, किस तरह से आपने एक एरिया की छवि खराब कर रखी है। अभी यानी खराब वो कर दिया। कहते एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो माना कि और वहां आप देखेंगे सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बिहार से आते हैं, उत्तर बिहार प्रदेश से से आते आते हैं। हैं, इन्हीं क्षेत्रों से बिहार आते हैं। बुद्ध का शहर है बिहार। बुद्धिक। सबसे हाँ ज्यादा ऐसी संस्कृति है, और इतने हाईली माइंडेड लोग वहां पर पाए जाते हैं, तो करेक्ट। पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आप क्या दिखाना चाहते हैं ये सब इस पर निर्भर करता है ना, क्या दिखाना चाहते हैं ये सब इस पर निर्भर करता है ना। लोग वही देखना। क्यों लोग जाते हैं, भारत जाते हैं, क्यों स्लम्स में जाना पसंद करते हैं, हमें वो देखना है। हमें, भारत बहुत बड़ा है, भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, बहुत पौराणिक है और जी बहुत सभ्य है। मतलब हमारी चाहे भाषा हम कहें, भाषा समृद्ध है हमारी, जी। हाँ, संस्कृति समृद्ध है। लेकिन लोगों को आपने क्या दिखा दिया है? लोग वही स्लम देखना चाहते हैं। लोग आज भी धारावी की बात हमसे करते हैं, ये नहीं देखते। मैंने कहा आप ये देखें, डिजिटली कितना साउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतरीन हो चुका है। अब समय के साथ चीजें बदल, साक्षरता बढ़ गई, केरल पूरा साक्षर राज्य है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे भी आप देखें, शिक्षा के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता आई है। जागरूक। आज बौद्धिक कौशल का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों प्रवास में हो रहा है? क्योंकि भारत में उसको प्रयोग ही नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जो भारत के लोग हैं वो इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको सराहा जाता है। सराहा ये जाता है, पैसा ही हर चीज नहीं होती है, इंटेलिजेंस है उसकी कद्र होती है उन्हें। कद्र होती है। कम से कम वो उन्हें जो वो पोजीशन हासिल करना चाहते हैं। एंड द नंबर टू इज सेफ्टी, सुरक्षा। करेक्ट। सुरक्षा करेक्ट। वहां पर ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद नागरिक को सीखनी चाहिए एक शहर में रहने के लिए। तो जो वो नागरिकता वाली चीज जो सिखानी है वो बचपन से बच्चों को सिखानी चाहिए। आप जर्मनी में हैं, मैं सिंगापुर में हूँ, हमने देखा है कि हमारे बच्चे जब बचपन से बड़े होते हैं तो वो काफी सारे मोरल वैल्यूज लेकर बड़े होते हैं। और वो मोरल वैल्यूज हमारी संस्कृति में है। एक परिवार से जब बच्चा निकलता है तो परिवार से तो सीख रहा है, लेकिन बाहर एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी वो चीजों को डालना चाहिए कि आप जब एक नागरिक बनकर निकलते हैं तो आपको किस तरह का नागरिक बनकर निकलना है। कि लेकिन ऐसा है कि ठीक है, वो बहुत कुछ बनकर निकले भी, बहुत अच्छे बनकर भी निकले, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है वो उसी सिस्टम में ढल जाता है। अब एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता कहते हैं, तो फिर वो उसी चीजों में धंस जाता है। तो फिर धीरे धीरे ये चेंजेस लाने के लिए, ये बहुत बदलाव लाने के लिए एक बहुत बड़ी जो दूरी है वो तय की है, काफी हद तक सही भी हो गया है, अच्छा भी हो गया। लेकिन फिर भी अभी ये जो चैनल्स वाली बात कही कि वही है कि हमें सकारात्मक बोलना भी पड़ेगा, कि हाँ जो अच्छी चीजें हैं उन्हें ज्यादा दिखाना आप भी पड़ेगा। जो आपने बात कही इसको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे सकारात्मकता की बात कही। सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया पे हम सब हैं। अगर एक अच्छी न्यूज आती है, कोई भी एक अच्छी न्यूज आप देखते हैं, हर जगह अच्छाई होती है, हम्म। हर पोस्ट पे आपको अच्छा दिखेगा ना। एक नकारात्मक पोस्ट हर जगह नकारात्मकता को बिखेर देती है। तो करना क्या है कि आप, क्यों क्यों हम नकारात्मकता फैला रहे हैं जब है नहीं इतनी? हम्म। है, जिन बातों पर आवाज उठाइए ना, उसका समाधान करिए। हम्म। कोई भी बात जब आप कहते हैं तो पुख्ता अपने जो आपके, अगर आपको लगता है कि हाँ इस बात का ये समाधान हो सकता है, तो कहिए। खाली आवाज उठाना मकसद नहीं होना चाहिए, कभी भी शोर मत मचाइए। हम्म। मुझे तकलीफ होती है शोर मचाने से, शोर नहीं मचाना है, काम करके दिखाइए।
अगर आपको लगता है ये गलत हो रहा है, आप कहते हैं भारत में गंदगी, जैसे गंदगी की बात करते हैं, मैं मानती हूँ भारत एक बहुत बड़ा देश है, वहां की जनसंख्या कुछ साक्षर है, कुछ निरक्षर है, और एक साथ इतने वर्षों को एक साथ आप बदल नहीं सकते, लोगों को ना, लोगों का जीवन शैली आप एक साथ नहीं बदल सकते। खास तौर पे हमारे जो अपने बुजुर्ग हैं उनको तो हम बिल्कुल नहीं बदल सकते, क्योंकि वो समय के साथ अब अपने जीवन में रम चुके हैं। ठीक है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को तो आप सुधार सकते हैं ना। यहाँ पर बचपन से सिखाया जाता है कूड़ा उठाना है, या कोई कोई चीज आपकी सड़क पे गिर गई है, पौधे भी गिर, कुछ भी, कोई भी चीज आपके, तो आपकी ये शुरू पॉइंट से हम सीख सारी अपनी चीजों की चीजें। सफाई करना, अपना सामान लेकर जाना, अपना काम करना। तो जब इनबिल्ट है वो, जी। हमारे अंदर इनबिल्ट है। हम यहाँ आते हैं, अनसुईया जी आपने भी देखा होगा, मैंने भी ये किया है, हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के वातावरण में ढल जाते हैं। यहाँ हम सफाई रखते हैं, पर जब भारत जाते हैं तो हम कूड़ा नैपकिन क्यों सड़क पे फेंक फेंक देते हैं? हम नहीं नहीं फेंकना चाहिए सीखेंगे, लेकिन वो देखा देखी, मतलब ना, ऐसा हो जाता क्योंकि है, सब देखा देखी लेकिन फॉलो करते हैं। मेरे किसी को बच्चे तो शुरुआत करनी अब होगी ना। मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं हर चीज का फॉलो करेंगे, लेकिन कहते हैं मम्मी आई वांट टू डू द एक्सपीरियंस कि कैसा लगता है, लोग कैसा फील करते होंगे कि जैसा ऐसे फेंक दिया कुछ भी। तो मैंने कहा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं लेना है, जो तुम्हारी अच्छी आदतें हैं वो दिखाओ कि तुम अच्छी आदतों को बिल्कुल। फॉलो कर रहे हो। हम अच्छी आदत तो, यही बात मैं यहाँ के लिए भी कहती हूँ कि जब हम यहाँ आते हैं तो जो भारत की हर युवा, चाहे वो मेरे साथ के लोग हों, चाहे मैं बड़ों से भी कहती हूँ अब तो मैं, कि अगर हमारी संस्कृति में बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो उसे बदलना क्यों? इसमें ऐड ऑन करना होगा हमको। जी। यहाँ की संस्कृति की अच्छी बातों को ऐड ऑन करिए। लोग अपनी संस्कृति को आते ही छोड़ देते हैं, हम क्यों भारतीयता को छोड़ें? भारतीय होना अपने आप में एक गर्व की बात है, बहुत खूबसूरत बात है ये। बासी भारतीय हैं ये, इन्होंने नहीं छोड़ी भारतीयता। नहीं, नहीं मैंने छोड़ी नहीं, मतलब दूसरे लेकिन देश में जाकर रहते हैं, वहां पर हम और अपना भारत पकड़ कर रखते हैं। हम ज्यादा भारतीय हो जाते हैं, ज्यादा क्योंकि भारतीय। हमारे अंदर एक फियर भी आता है, एक डर भी आता है कि ऐसा ना हो हमारे बच्चे बिल्कुल ही रूट से हमारे अलग हो जाएं। तो उनको सिखाने के लिए भी पहले हम तो करेंगे, तभी तो वो सीखेंगे। और फिर हमेशा से बहुत सुंदर संस्कृति है हमारी, बहुत समृद्ध संस्कृति है, भाषा हमारी समृद्ध है, हम क्यों छोड़ें? हमें छोड़ना ही नहीं है, हम इसमें जोड़ते हैं आपने हमेशा। बात की रेपुटेशन की बात कही थी इसके पहले वाली, तो मुझे एक जी। घटना याद आई थी। ये 2020 की घटना है। हम अपने बच्चे के स्कूल के सामने खड़े हुए थे, तो बहुत सारे चाइनीज लोग भी थे, हम लोग भी थे वहां पर। तो जी। ऐसी बात हुई, कोरोना की बात हुई। तो कुछ फुसफुसाए लोग कहते हैं जो चाइना से आया है, कोरोना चाइना से आया है। तो वो चाइनीज पीपल बोले डोंट टेक नेम ऑफ द चाइना, हाँ इट इज रिड्यूसिंग आवर रेपुटेशन, कंट्री रेपुटेशन। मैंने कहा हम्म। ये तो बड़े स्मार्ट लोग हैं, मतलब ये बोलेंगे भी नहीं अपने माउथ से कि अगर इन्होंने कुछ, मतलब इनके कंट्री ने कुछ गड़बड़ भी किया है तो ये बोलेंगे नहीं। और एक हम ऐसे चिल्ला चिल्ला के मतलब बताते हैं कि हमारे देश में ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो ये चीज कौन सिखाएगा हमारे लोगों को? सोच बदलनी होगी ना, वही मैंने कहा ना कि आप क्या दिखा, गिलास भरा है या खाली, ये आपको खाली है। दिखाना है कि बिल्कुल। आपकी संस्कृति कैसी है। और ये इसमें जो है न्यूज चैनल्स का एक बहुत बड़ा योगदान है, न्यूज चैनल्स हो या सोशल मीडिया का भी। भारत का एक बहुत सुंदर पक्ष है, उसे भी दिखाया जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः लोगों के मन में जो एक ब्रिटिश टाइम पर एक भारत की इमेज बना दी गई थी, जबकि सोने की चिड़िया हुआ करता था हमारा देश, और उससे ही उन्होंने बहुत कुछ पाया। लेकिन ठीक कभी है, कभी मतलब ऐसा होता है शिप्रा जी कि जब आप जीत नहीं पाते हैं तो उनकी छवि खराब करते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा ये प्रवृत्ति है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है लेट कि आप डाउन अगर करना। किसी से बढ़ नहीं, कहते हैं ना कि अगर आप किसी को टांग खींच कर नहीं गिरा पा रहे हैं ना, तो आप नजरों से गिरा देते हैं किसी को। बिल्कुल, तो ताकि इसे कहते आपको हैं लेट कभी डाउन करना, जो कि हाँ प्रवृत्ति बहुत हाँ, देखी जा रही तो है इस आपको समय, ये लगता बहुत। है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, अभी भी मैं श्रेष्ठ हूँ, मतलब एक ऐसी फील, एक छवि, मतलब जिसे कहते हैं परछाई ऐसी पैदा कर देना। तो इन चीजों का को भी हथियार बनाया गया है। और लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब आप धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, चीजों को समझते हैं, आपको सारी कहानी स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि क्या है। जब और यहाँ पर बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो मैं एक बात कहती हूँ हमेशा कि व्हेन यू अपलिफ्ट समबडी, जब आप किसी को ऊपर उठाते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आप भी साथ साथ ग्रो करते हैं, आप भी साथ साथ ऊपर उठते हैं ना। और जब आप किसी को नीचे गिराते हैं तो आपको भी नीचे आना पड़ता है।
तो हमेशा लोग जब आप किसी के साथ किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया, तो उसके साथ आप भी बढ़ रहे हैं। तो ग्रो करिए, ग्रो। बढ़िए। बढ़िया। आपको आपको किसी को, और अपनी अपनी काबिलियत मेरे पापा मुझसे हमेशा कहते थे, एक पेड़ बनो। हम्म, पेड़ ऐसा छायादार पेड़, हम्म, अपनी जगह पे खड़े होकर ग्रो करो। झाड़ बनने की जरूरत नहीं है, हर जगह पहुंचने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी काबिलियत है तुम्हें पता होती है, हर इंसान को उसकी काबिलियत पता होती है। उस काबिलियत पर रहिए, उस काबिलियत को इतना निखारिए, और हम्म। इतना सिर्फ इतना काम करिए कि आपका काम पहचाना जाए। काम बोलता है। पहचान तो आपकी बन ही जाएगी। काम बोलता है, काम हमेशा बोलता बोलता है, है हमेशा अनुसुईया जी। काम ही बोलता है। जो लोग बिल्कुल। अपने मुंह से बोलते हैं ना, वो लोगों को सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आपका काम बोल रहा है तो लोग आपको भी सुनेंगे। सुनेंगे, क्योंकि दिखती है ना चीजें, अच्छी चीजें दिखती हैं, अच्छी चीजें नजरअंदाज कभी नहीं की जाती, दुनिया में कहीं नहीं होती नजरअंदाज। ये लोगों का भ्रम है कि लोगों को लगता है कि अच्छा करेंगे, अरे नहीं हमें कोई देख रहा है, समय लगेगा, चीजें धीरे धीरे होती ये हैं, जो ग्रेजुअली आपने कहा कि बढ़ती हैं। अच्छी चीजें जी। कभी नहीं कोई इग्नोर करता है, अब मैं इसी से संबंधित एक और बात कहना चाहूंगी कि भाषा पर आते हैं हम। कि जी। लोग कहते हैं कि ये भाषा कमतर है, ये भाषा उच्च है, ये नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी भाषा अगर आप शुद्धता के साथ बोलते हैं और सुंदरता के साथ उनके शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कोई भी जो उस भाषा को जानता होगा वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता, वो सुनेगा। क्योंकि हर भाषा इतनी प्यारी है, सिर्फ बोलने का तरीका, और उसे इतने अच्छी तरीके से बोलें कि लोगों को लगे कि वाह ये भाषा कितनी सुंदर है। चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लेकिन अगर इंग्लिश को भी आप सिंग्लिश वे में बोलते हैं तो भी वो मतलब ऐसा लगता है कि आपने उसका लेवल गिरा दिया है। राइट। बिल्कुल। तो ये हर चीज में, हर मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को किस तरह से कैरी करते हैं। मैं भाषा के संदर्भ में बात कर रही हूँ तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी। युद्ध भाषाओं का नहीं है आपस में। हाँ। ना अंग्रेजी का, ना हिंदी से, ना हिंदी का जर्मन से, ना जर्मन का स्पेनिश से। सोच का है। सोच का है। जी। हमारी सोच नहीं बदली है। हर भाषा अपने आप में पूर्ण है। अंग्रेजी को आपने स्वीकार किया है इसलिए अंग्रेजी है। भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम उस पर आती है, पर हाँ। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? बिल्कुल। क्योंकि आपने अपनी ही भाषा को स्वीकार ही नहीं किया। सबसे बड़ी जो चुनौती है हिंदी के हाँ। समक्ष वो हाँ। ये है कि हाँ। हमने अपनी भाषा को उस मान, उस प्राइड के साथ स्वीकार नहीं किया है। अच्छा। जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे उस दिन हमारी भाषा को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पूरे देश में अगर एक भाषा को सर्वमान्य कर दिया जाए तो वो अपने आप बढ़ेगी। लेकिन अभी क्या है, भारत में 16 भाषाएं हैं, किसी का कोई किसी से कम नहीं है। चाहे उसका साहित्य आप देख लीजिए, चाहे उसको बोलने वाले देख लीजिए, चाहे उसका प्रयोग देख भाषा लीजिए। भाषा एक माध्यम है कि भाषा जो है वो एक मीडियम है, एक माध्यम है आपके विचारों को पहुंचाने तक, लोगों को पहचाने तक। तो माध्यम गलत नहीं होता, माध्यम कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। वो तो एक ट्रैवलर का काम कर रहा है। नहीं तो आप चाहे वो भाषा संवाहक है, संभव। संस्कृतियों की, हमारी सभ्यता की संवाहक है। तो वो यहाँ पर जर्मनी के विषय में बताना चाहूंगी कि जर्मनी की सबसे सुंदर बात मुझे ये लगती है कि अपनी भाषा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध है। कुछ कुछ बातें जो मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए नहीं लोगों को लगता है कि आप विदेश में रह रही हैं इसलिए कह रही हैं, लेकिन अच्छी बातों को अच्छा कहना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए। ये अपनी भाषा के प्रति प्रतिबद्ध है। जब आप जर्मनी में आते हैं आपको यहाँ की भाषा सीखनी ही सीखनी है। आप किसी भी चाहे किसी भी आईटी में हो, आप चाहे कोई भी प्रोफेशनलिस्ट हो, डजेंट मैटर, आपको सीखना है उस भाषा को। दूसरी बात यह है, उसके बाद आप जब अपनी भाषा बोलते हैं ये उसका बहुत मान करते हैं, लेकिन पहले आपको इनकी भाषा बोलनी होगी। तो क्योंकि ये इनका एक, देश है, क्योंकि इनका क्योंकि देश है। जी। उनका देश है, और देखिए सीमित है, उनको पता है कि हमारी भाषा अगर प्रयोग नहीं की जाएगी तो लुप्त प्राय हो जाएगी। ठीक है। विश्व की कितनी ही भाषाएं लुप्त प्राय इसलिए हो गई क्योंकि वो प्रयोग में नहीं आई, प्रयोग में क्योंकि नहीं। वो व्यापार से नहीं जोड़ी गई। अगर उसे रोजी रोटी रोजगार से जोड़ दिया जाता तो वो आज पनपती। बना जर्मनी में जर्मन भाषा रोजगार से जुड़ी हुई है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। नहीं। यहाँ के बहुत सारे देशों में भी जर्मन बोली जाती है, चाहे आप फ्रांस चले जाएं वहां फ्रांसीसी बोली जाएगी। फ्रांस और अगर जर्मनी में तो भाषाएं ऐसी हैं कि भारत के लोग भी बहुत ज्यादा सीखते हैं, उन्हें लगता है कि इंटरनेशनली इन भाषाओं को बोला जाता है और प्रयोग बिल्कुल में बोला लाया जाता है, जाता और है। अगर आपको जर्मनी आना है तो आपको भाषा आनी जरूरी है। एवन तो आपको करके ही आना है। तो बिल्कुल। मुझे ये बात, लोगों को लगता होगा लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बहुत सुंदर है। अपनी भाषा को सबसे पहले रखिए। यहाँ पर जब मैं काम करती हूँ
निश्चित तौर पर जो मेरे व्यापार की भाषा है वो यहाँ पर हम्म, जर्मन अंग्रेजी है, लेकिन व्यवहार की भाषा जर्मन है। हम्म, और लेकिन मेरी देहरी के अंदर हिंदी है। तो हिंदी मैं अपने घर के अंदर हिंदी से शुरुआत, और घर से ही शुरुआत करनी चाहिए करनी हर किसी को। आप अपने बच्चों के साथ शुरू करें ना। यहाँ पे बहुत सारे भारत के लोग हैं, आंध्रा से लोग हैं, बंगाल से लोग हैं। अपनी अपनी मातृभाषा, जो उनकी मातृभाषा है, बंगाली सिखाते हैं, तमिल तेलुगु सिखाते हैं, हिंदी भी सिखाइए। हम्म। नहीं, वो वो आपकी की बात अपनी होती भाषा है है। कि हमारा भारत जो है वो अपने आप में एक पूरा विश्व है। बिल्कुल हर स्टेट, हर कंट्री की एक भाषा है, लेकिन हमारे भारत की तो 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान में अंकित हैं कि ये 22 भाषाएं, बिल्कुल। ठीक है, माना 22 बार, ये बहुत बड़ी सुंदरता है। हम कहते हैं एक फूल है जिसकी सिर्फ एक पंखुड़ी है, हम कह रहे हैं हमारे पास 22 पंखुड़ी वाला फूल है। हम्म, अब उसमें से लेकिन जब जब ये एकत्र होकर आएगा तो ही तो एकत्र सुंदर होकर आता लगेगा। है तो मतलब भारत के लोगों को तो मुझे लगता है कि 22 भाषाएं सीखने का हक है। और अगर वो बच्चों को सिखाएं वो 22 भाषाएं, तो वो मानसिक रूप से कितने ज्यादा प्रबल नहीं बन जाएंगे, आप ये सोचिए। अच्छा, अब एक बच्चों। दूसरी बात आती है कि हिंदी क्यों बोलनी चाहिए। तो जी। हिंदी बोलने का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब, इस तरफ के जो क्षेत्र हैं, इनकी हाँ। स्टेट की अपनी एक भाषा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। जो देवनागरी लिपि में बोली जाती है वो एक मात्र हिंदी भाषा है। इसी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गया, हिंदुत्व के साथ जोड़ा गया, और हिंदी भाषा को ही इंडिया के साथ जोड़ा गया। मतलब अगर आप उसकी स्पेलिंग भी देखें, हाँ हाँ, तो आप आई हटाइए तो हिंदी है। आई हटाइए और एच लगा दीजिए और ए हटा बिल्कुल। दीजिए, तो ये हिंदी हो गया। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो औचित्य है वो इसी से सिद्ध होता है कि जब आपका हिंदुस्तान है तो हिंदी भाषा है, हिंद महासागर, हिंद, ये वर्ड ही ऐसा है कि इसको, और ये सबसे बड़ा क्षेत्र कवर कर रहा है और सब लोग इसे जानते हैं। तो एक भाषा जो है वो पूरे अखंडता में एकता का काम कर रहा है। तो इसे बिल्कुल। राष्ट्रभाषा बनाना मतलब उचित है। कोई इसमें अन्याय वाली बात नहीं हो रही है किसी अन्य भाषा के साथ जो 22 और 21 और भाषाएं हैं। परंतु यहाँ पर जो अब ये राजनीति खेली जा रही है, ये मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों को गिराने, पहले तो उन क्षेत्रों की रेपुटेशन खराब की गई, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे किसी और चीज के माध्यम से हो। कहीं ना कहीं ये प्रोपोगेंडा हमेशा चलता रहा है। तो ये अब उसे उतार कर राजभाषा तक कर दिया गया है, और अगर अब मतलब इसे आज नहीं बिठाया गया अपने कुर्सी पर, या इसे इसे अपना पद नहीं दिया गया, तो बहुत मुश्किल होगा आगे इसे वहां पर बिठाना। सही सही बोल रही हैं आप, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे, इससे जोड़ती हूँ, आपकी बात से एक बात और जोड़ती हूँ। हम्म, अ, बहुत अच्छा है आप द्विभाषी हैं, हम भारतीय द्विभाषी हैं, क्योंकि जब हम बाहर आते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, हमारे पास एक अंग्रेजी शक्ति के रूप में होती है, जिसके माध्यम से हम अपना जीवन प्रारंभ कर देते हैं। हम रोजगार से जुड़ जाते हैं, काम। उसके बाद अलग है कि उसके बाद हम अपनी भाषा को भी प्रमोट करते हैं, उसके लिए भी काम करते हैं, वहां की भाषा को भी सीखते हैं, वो एक अलग बात है। भारत में ऐसा किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अगर राजनीति से परे हटाकर जो बुद्धिजीवी वर्ग, तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, यदि वो सच में चाहता है कि भारत में हिंदी की पहचान बने, छोटे छोटे प्रयास करने हैं। जैसे जब कोई यहाँ से जाता है, बाहर से प्रवास से कोई विदेशी जाता है, तो उसको हिंदी सिखाएं। उसके लिए भी उसी तरह का कंपल्जन हो कि हाँ, हिंदी आपको सीखनी है, चाहे बेसिक स्तर पर हो, लेकिन वो सीखे। दूसरा, कि आप जब कार्य करते हैं, कार्यालय जो सरकारी कार्य होता है, द्विभाषिक रखिए ना, हिंदी में पहले लिखिए, अंग्रेजी बाद में लाइए। तो अपनी भाषा को प्रमुखता दीजिए ना पहले। करेक्ट। हर प्रदेश में, अगर आप चाहे, जितने भी राज्य हैं, उनकी मातृभाषा रहे कोई, वो भी हमारी अपनी भाषा है, बोलियां हैं हमारी ना, वो तो बोलियां हैं सब अलग अलग। हिंदी को भी जोड़िए। ऐसा क्यों होता है कि जब हम उत्तर के लोग दक्षिण में जाते हैं, तो हम वहां भी जर्मनी जैसा अनुभव करते हैं। अनुभव मेरा प्रश्न ये है, जी, क्योंकि वहां पर हिंदी नहीं मिलती, आपको अंग्रेजी मिलती है। तो अंग्रेजी। क्यों अंग्रेजी है वहां पर? वहां पर हिंदी भी होनी चाहिए, हिंदी हाँ, भी पर बोलने वाले होने और मुझे चाहिए। ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में भी आप दक्षिण की भाषाओं को भी प्रमोट करिए ना। बिल्कुल। हाँ, आपको जब मौका मिलता है, मैं कहती हूँ अवसर मिलता है, बहुत अवसर ऐसे आते हैं, जब मैंने देखे हैं हिंदी के कार्यक्रमों में, हिंदी का प्रमोशन है, आज हिंदी दिवस का अवसर है, विश्व हिंदी दिवस का अवसर है, हम दूसरे की सुविधा से अपनी भाषा क्यों बोलें? हम्म, हम अपनी भाषा में बोलेंगे दूसरे को,
हमारी सुविधा से उसे समझना होगा। लोग यहाँ करते हैं, यहाँ पर लोग, अगर आप कार्यक्रम होता है वो जर्मन में ही बोलते हैं। ये हम्म, मेरा, मुझे अगर समझना है, ये मेरा अपना वो होना चाहिए कि हम्म, मुझे इसे समझना है। हम्म, वो बात अलग है कि उसके बाद मैं यहाँ पर जब जाती हूँ तो मैं हम्म, अपनी बात सबसे पहले हिंदी में रखती हूँ। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट में बुक हम्म, फेयर लगा था, उसमें मुझे की नोट स्पीकर के रूप में बुलाया गया, तो उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए थे कि हम्म, हिंदी, अंग्रेजी या जर्मन, आप किस भाषा में बात करना चाहती हैं। हम्म, मैंने उनको हिंदी बोला तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आप। मैंने कहा मैं अपनी बात हिंदी में ही कहूंगी। वो हम्म, बात अलग है कि उसके बाद मुझे अंग्रेजी और जर्मन में अन्य की सुविधा के लिए, क्योंकि मुझे अपनी बात पहुंचानी है। पहचान, सबसे जरूरी बात है कि कि जो मैं लोग कहना कहाँ चाहती हूँ नहीं वो लोगों तक पहुंचे। तो हम्म, लेकिन बात तो अपनी कही है। यहाँ पर मैं जिस स्कूल में हूँ वहां पर, यहाँ पर स्कूलों में हिंदी शिक्षण नहीं है। किसी भी स्कूल में स्कूली स्तर पर नहीं है। विश्वविद्यालय, यहाँ के 5 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर इंडोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, पढ़ाई जाती है। लेकिन बेसिक अगर आप देखेंगे तो बेसिक यहाँ पर हिंदी का कुछ नहीं है। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ये चीज बहुत अखरी थी कि इतने हिंदी भाषी होते हुए भी जर्मनी में हिंदी नहीं है स्कूलों में। लेकिन मुझे ये भी सच पता था कि चूंकि ये अपनी भाषा के लिए प्रतिबद्ध हैं तो मुश्किल होगा, ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। तो मैंने शुरुआत की थी लैंग्वेज एक्सचेंज क्लब के माध्यम से। भाषा हम लोग करते थे, एक छोटा सा हमने क्लब तैयार किया था जिसमें हमने सभी को आमंत्रित किया कि आप किसी भी देश के हों, किसी भी भाषा के हों, हमसे जुड़ें। और हम क्या करते थे, हर एक बुधवार को कोई भी एक कविता, कोई भी एक कहानी अपनी भाषा की, चाहे वो स्पेनिश हो सकती है, वो जर्मन हो सकती है, वो हिंदी की हो सकती है, वो अंग्रेजी की हो सकती है, उससे बच्चा पढ़ता था। पढ़ने के बाद उसको हम अंग्रेजी और जर्मन में अनुवादित करते थे, भावानुवाद करते थे। प्रॉपर अनुवाद वैसा नहीं कि प्रोफेशनल, लेकिन भावानुवाद कर देते थे। फिर उस बच्चे वो अपनी मातृभाषा में उसे अनुवादित करता था। और इस पूरी प्रक्रिया को हम एक ही कहानी को, जितने भी देश के लोग वहां पर होते थे, 18-19 देश के लोग हम लोग यहाँ पर हैं इस समय, उन 18 भाषाओं में हम प्रकाशित करते हैं। तो ये एक इतना सुंदर प्रयास है। बात पहुंचनी चाहिए, किस माध्यम से आप पहुंचा रहे हैं, भाषा उसका एक बहुत सशक्त माध्यम है। अध्ययन। लेकिन भाषाओं को आपको किस तरह से किस कोई कोई कम और ज्यादा नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदी ही बोलेंगे। हिंदी जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, प्रवास में ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ और ये मेरा अनुभव, मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं आप जिस देश में रह रहे हो उसकी भाषा का अपमान नहीं भाषा कर का नहीं सकते, कर वो आपको सकते। बोलना होगा। बिल्कुल। मुझे कोई इस बात को कहने में कोई वो नहीं है कि मैं उतना ही सुंदरता से, उतने ही भाव से जर्मन बोलना चाहती हूँ, उसी भाव से अंग्रेजी बोलती हूँ और उसी भाव से अपनी हिंदी बोलती हूँ। लेकिन मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं हिंदी को रखती हूँ, हम्म। जहां भी रहता है। और खास तौर पे ये जब मैं आपकी भारतीय समुदाय मातृभाषा में है, होती हूँ। ये आपकी मातृभाषा है। बिल्कुल मातृभाषा है। माँ की बोली आप कैसे, जो आपने पेट से सीखी है, जो आपने जन्म से सीखी है, उसे आप कैसे भूल बिल्कुल सकते हैं। तो बिल्कुल। उसे तो पहले रखना होगा। और मुझे हर हमेशा ये माता का रहता है यहाँ पर। हर माता का रिस्पेक्ट होता है, हर माता का सम्मान होता है, बिल्कुल लेकिन अपनी माता की जगह हम किसी और को नहीं देते हैं। जी। और ये सभी बिल्कुल बिल्कुल नहीं दे सभी सकते। देश इस चीज को मान्य करते हैं। परंतु यहाँ पर ये हो जाता है भारत में कि उन्होंने मानसिकता ऐसी बना रखी है कि हम्म। इंग्लिश बोलने वाला ज्यादा बुद्धिमान है। मुझे लगता है सारी भाषाओं को आप सीख लें, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। भारत की ही अगर भाषाएं सीख स्टेटस सिंबल, स्टेटस हाँ, सिंबल बना लिया है ना सिंपल आपने, बना अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल से जोड़ा हुआ है। जबकि मैं यही कह रही हूँ कि युवाओं में या बच्चों में सबसे पहले अपनी भाषा के प्रति मान लाइए। जिस मान। दिन वो प्राउड से बोलेंगे ना, हम हिंदी बोलते हैं, साथ में भी अंग्रेजी बोलते हैं, स्पेनिश, मेरा बेटा 5 भाषाएं बोलता है, गर्व की बात है मेरे लिए बहुत कि वो गर्व। हर भाषा को उसी उस उतने ही मन से बोलता है। लेकिन हिंदी भी बोलता है। मैंने उसको यहाँ पर, जब आपने जो स्पष्टता, उच्चारण के स्पष्टता की बात कही, एक छोटा सा थोड़ा हास्यास्पद है लेकिन सुनाऊंगी कि मेरा मन था कि मैं बेटे को अपने हिंदी बहुत शुद्ध सुनाऊं, बहुत व्याकरणिक और बहुत अच्छी हिंदी सिखाऊं, ताकि जब वो बोले तो उसके अंदर शुद्धता, मतलब ये जो स्लैम लैंग्वेज है इससे ना जोड़ूं। मैंने उसे सिखा दिया, अच्छा अच्छा बोलकर, खूब क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके, परिमार्जित भाषा बिल्कुल। एक दिन वो मुझसे आकर कहता है कि मैं वस्त्र परिवर्तित कर लूं।
तो मैंने कहा नहीं बेटा, तो ऐसा करो कि सामान्य सरल भाषा में आते। हाँ, फिर तो सिखाने के बदलने हैं लिए तो सरल भाषा की, हाँ, निश्चित तौर पर जब हम्म, मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ाती हूँ तो एक सरलीकरण किया है। हिंदी एक उदार भाषा है, बिल्कुल। और शब्दों का सरलीकरण किया जा सकता है, और सरलीकरण के साथ ही मैं उसे पढ़ाती हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है भाषा पहुंचनी चाहिए, मेरी हिंदी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो बात कही जा रही है वो उनके मन तक उनके मन तक जाए, और जी बच्चे सीख कर उससे कुछ नया करने का प्रयास करें। कोशिश है कि उसे रोजगार से जोड़ सकें हम। छोटे छोटे रोज, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा बड़े अवसरों का नहीं कर सकते, अवसर उत्पन्न नहीं कर सकते, मैं भी जानती हूँ, लेकिन है। अभी आप देखेंगे जर्मनी में बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे हिंदी भाषी लोगों को बुलाया जाता है, तमिल तेलुगु बंगालियों को भी प्रमुखता दी जाती है। तो धीरे धीरे बदल रहा है, विश्व व्यवसाय बदल रहा ऐसा है और बदलेगा। बदल रहा है, बदल रहा है, नो डाउट। और ऐसा है कि आपकी रोजगार भी कैसे उत्पन्न हो, जैसे आप थिएटर कर रहे हैं, बिल्कुल। थिएटर में आप एक ड्रामा को कितनी सारी भाषाओं में बदल सकते हैं। बॉलीवुड वाले भी इसीलिए जितने भी आप एक्टर्स देखें ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके अलग अलग फिल्मों में काम करने के और अलग अलग भाषाओं में काम करने का। तो ये एक कला है, जितनी ज्यादा आप विकसित करेंगे आपका विकास ही होगा। आपका आप कभी नीचे नहीं जाने वाले हैं, ये इस तरह की कला है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये चीज धीरे धीरे समझ में आ रही है और लोग इस तरफ अग्रसर हो भी रहे हैं। तो बदलाव है, आना ही है, और हम भी इसी प्रयास में लगे। जमीनी स्तर पर आप देखेंगे ना, तो प्रवास में हिंदी को लेकर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जी। भारत में उतने जमीनी स्तर पर काम नहीं देखते। डिजिटल मीडिया ने हिंदी को बहुत साउंड किया है, बहुत अंतर आया है हिंदी को बोलने और समझने। उसका एक कारण ये भी है कि हिंदी को शो ऑफ की भाषा भी आजकल, जैसे कहते हैं ना लोग, अपनी भाषा के प्रति प्रेम और इसको दिखाने के लिए बहुत सारे लोग इस ओर भी प्रेरित हैं, दिखते हैं मुझे, जो काम नहीं करना चाहते पर वो चाहते हैं कि दिखे कि वो हिंदी, क्योंकि पहचान बन रही है। हम्म, अगर आपको अपने देश में, भारत में पहचान बनानी है तो आप हिंदी से प्रवास में जुड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे कोई कहते में वो नहीं है, हम्म, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। हम्म, उसको लेकर कोई ऑफलाइन काम नहीं किया जा रहा है, कोई ऐसा ऐसा नहीं हो रहा कि शिक्षण हो रहा हो। जैसे मेरा इस समय, मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो मेरा संस्थान है उसकी बात कर रही हूँ मैं। हमारी कोशिश क्या है कि हम एक ऐसा सरल पाठ्यक्रम बना सके जो कि हिंदी भाषी जो बच्चे हिंदी सीखने आते हैं उनको एक ऐसा सर्टिफिकेशन दे सके, जिससे कि जो भविष्य में अगर वो आगे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एक, कहते हैं ना कि एक सर्टिफिकेट मिल जाए, जिससे कि वो आगे एडमिशन्स उनको मिल जाए किसी भी विश्वविद्यालय में। या जैसे वो भारत के विश्वविद्यालयों में योग पढ़ना चाहते हैं, दर्शन पढ़ना चाहते हैं, ज्यामितिक पढ़ना चाहते हैं, या ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास एक सर्टिफिकेट हो। तो इसके लिए हमने केंद्रीय शिक्षा निदेशालय से बात की हुई है, आगरा में जो है उनसे बात की हुई है। साथ ही बहुत सारे ऐसे विश्वरंग हैं, जैसे विश्वरंग रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, इनके साथ हमने एमओयू साइन किया हुआ है। आगरा विश्वविद्यालय के साथ हमने एमओयू साइन किया है, जिसके माध्यम से हमारी कोशिश ये रह रही है कि हम एक ऐसा सरल पाठ्यक्रम, जैसे यहाँ पर जर्मन सीखने के लिए A1 A2 B1 B2, मतलब प्रवासी भारतीयों के लिए हिंदी कैसी होनी चाहिए, जो फॉरेन लैंग्वेज की तरह, दूसरों विदेशी की बात भाषा के करें रूप में जहाँ पर हिंदी अभी सीखते हैं। ओलंपियाड शुरू किया है उन्होंने, हिंदी बिल्कुल, अभी हम लोग ओलंपियाड। ने ओलंपियाड के लिए हमने यहाँ पे भरा है, बहुत सारे बच्चों ने भी फॉर्म फिल कर दिए हैं और हम लोग भी देंगे। तो छोटे छोटे प्रयास हैं, लेकिन कम से कम शुरू तो करते करिए, रहेंगे, शुरुआत तो करिए। कर रहे हैं। यही बात कर, यहाँ पर उठाए कि प्रवासी भारतीय फिर भी प्रयास कर रहे हैं अपनी भाषा को पकड़ के रखने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए, आगे आने वाली जनरेशन को देने के लिए। लेकिन भाषा की जो, भारत की जो मानसिकता है उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना चाहिए। और मेन जो बात है उस चीज को जेन्युइन रूप से समझ कर भाषा को, मतलब हिंदी को जो है उसका स्थान देना चाहिए। और जो वहाँ के बिल्कुल। तथाकथित लोग हैं जो जानते हैं इस बात को, उन्हें प्रमुखता से मुखर होकर इस बात को कहना चाहिए कि हमें कोई हर्ज नहीं है अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनती है। ये कहने में संकोच क्यों? नहीं, ये नई समझ नई नई सोच संकोच को भी क्यों? आगे लाइए ना, जी। जोड़िए नई सोच को। क्यों, क्या है कि 80 80 वर्षों से लोग जो हैं एक ही उस पे बैठे हैं, और मतलब पदों पर हैं, हम्म, और क्योंकि अब सोच तो उनकी स्टेबल हो गई ना, हम्म, वो उसी जगह पर सोच रहे हैं, उसी आज से 20 25 30 साल पहले जैसी हिंदी थी उसी दिशा में सोच रहे हैं। युवाओं को जोड़िए,
नई सोच को आगे लेकर आइए। डिजिटली आप देखें तो इस समय 32 ऐप होते हैं हमारी मोबाइल पे यूजुअली, जो फीडेड होते हैं, उनमें से 19 ऐपों में हिंदी आपको मिलता है, हिंदी ऑप्शन मिलता है काम करने के लिए। आप ये जितना भी आपका रील्स आ रहे हैं, जितना भी सोशल, इंस्टाग्राम आप देख लीजिए, कितनी सारी रोजगार के अवसर ने क्रिएट किए हैं आपके लिए, कितने सारे अवसर दिए हैं। आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, हिंदी में कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हैं, एडवर्टाइजर विज्ञापन से जुड़ सकते हैं। और ये या आपका जो, खैर नेटफ्लिक्स की मैं बात नहीं करती हूँ, वहां पर मेरी हमारी हिंदी को अलग रूप में दिया जा रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा उसके पक्षधर नहीं हूँ। हमने लेकिन इस पर भी बात उठाई थी कि या अगर हिंदी से संबंधित कोई कंटेंट तैयार हो रहा है, या मूवी तैयार हो रही है, या कोई सीरीज तैयार हो रही है, तो उसमें असभ्य भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमारी हिंदी की छवि भी बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ रहे हैं बिल्कुल। आप। मैंने कहा ना, अपशब्द हिंदी नहीं है, हिंदी की भाषा बहुत समृद्ध है, और उन शब्दों का प्रयोग करके जो है एक अच्छा कंटेंट तैयार किया जा सकता है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ कविता कोश को। आप देख लीजिए कितना सुंदर उन्होंने सब संग्रहित करके रखा है हिंदी कविताओं को, उसको अब डिजिटल फॉर्म में वो लेकर आ रहे हैं। या आप कनाडा में बात करें, शैलजा सक्सेना जी की, बहुत सुंदर काम वो कर रही हैं। उन्होंने जितनी पुरानी कविताएं हैं उनको, या जो नए रचनाकार हैं उनको लेकर वो आ रही हैं। वैश्विक हिंदी परिवार है, अ, हमारा तेजेंद्र सर है हमारे, वहां पर आप देखेंगे ब्रिटेन में कितना सुंदर काम कर रहे हैं। विनोद जी कितनी सारी हैं, वातायन सौरभ जी संस्था, हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर बहुत रही हैं। अच्छा। और और बिना किसी अपशब्द के प्रयोग के भी हिंदी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, भाषा मैं इस कोई बात भी के, है, उसके सम्मान के साथ आप उसे परोस सकते हैं। जरूरी नहीं बिल्कुल, कि आप जब ये अपशब्द डालेंगे तभी आपका कार्यक्रम बहुत ज्यादा हिट होगा या कंट्रोवर्सी में जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग अंदर से यक फील करते हैं और फिर भी देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं है कुछ और देखने के लिए। तो आप क्योंकि अच्छा। आपका शब्दकोश नहीं बढ़ा है। आप बिल्कुल। देखें ना अनसुईया, हाँ। आपके पास शब्द ही नहीं है तो आप बोलेंगे क्या? तो आप अपशब्द का प्रयोग करेंगे। जी। जिनके पास शब्दकोश नहीं होता वो बोलते हैं। हम्म। आप कितना भी देख, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर आप देखें, अपशब्द हमारे यहाँ परंपरा थी, मतलब शादी विवाह में भारत में ये परंपरा, गाली 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 गाई जाती है ना, गारी गाली गाई गाई जाती, जाती है। गारी गाई वो जाती थी। गारी का शुभ प्रयोजन ये था गारियां कि होती थी। नजर ना लगे, नजर ना लगे। ज्योनार के समय जब खाना खिलाया जाता था तो वो हंसी मजाक प्रहसन किया जाता था, और उस समय वो गाली गाई जाती थी। पर उस गाली में भी स्नेह होता था, प्रेम होता था। वो गाली ऐसी नहीं होती थी कि आपके आपके व्यक्तित्व को जो है छलनी छलनी कर दे, ऐसा नहीं होता था। वो उन गालियों का एक प्रयोजन की नजर ना लगे, शुभ काम हो रहा है तो नजर टोना टुटका ना लगे, थोड़ा कोई रूठ जाए, थोड़ा कोई गुस्सा हो जाए, तो इससे जो है भी थे माहौल जो अच्छा जो बना रहता देवर है। वगैरह होते थे वो रूठ जाते थे कि ये सब मत बोलो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। तो ये हम लोग का एक वो सुन हो जाता था जी, परंपरा प्रचलन। में है, हमारी गाली देना हमारे यहाँ परंपरा में। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुरहा शब्द बोला जाता है, हम्म। बड़े मुरहे हो तुम। हम्म। कितनी मिठास है, मुरहे मतलब शैतान बच्चा, जो हम्म। शैतान होता है, ये हम्म। बहुत दुष्ट हो तुम, क्या हम्म। कर रहे हो? तो दुष्ट मतलब कोई शैतान या वैसा नहीं, बहुत प्यारा प्यारे शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द हैं जो देशित शब्द होते हैं, इनकी अलग मिठास होती है। लेकिन आप उसको कैसे प्रस्तुत, आप मतलब अगर मैं एक नेटफ्लिक्स की, मैंने अपने घर में नेटफ्लिक्स नहीं लिया हुआ है, मैं बहुत विरोधी हूँ इसकी, और हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि भाषा का ये प्रयोग नहीं है, भाषा का काम, और हमारी हिंदी का तो बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी एक बहुत सांस्कृतिक और बहुत ही सुसभ्य भाषा रही तो है बात हमेशा से से। मुझे याद आया तो कि जैसे आप नेटफ्लिक्स में आप सीरीज देख रहे हैं और आप इतनी सारी गंदी ये जो अपशब्द हैं वो आप सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं। किसी ने इस पर कोई बात, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने इस बात पर कोई बात उठाई है कि भाई इस तरह के शब्दों का ना इस्तेमाल किया जाए। और सेंसर बोर्ड भी ऐसा है कि उन चीजों को पास भी कर देता है कि हाँ ठीक है, आप समाज को ये चीजें सुनने बिक दीजिए। रही है, देख रहे लोग हैं। देखने वाले हैं तभी तो बिक रहा है, यहाँ कोई पर तो ये देख रहा है। प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। अब सुनिएगा दूसरी जगह कि मैंने आपकी अदालत में आए हुए जो बालाजी के धीरेन्द्र शास्त्री जी थे वो आए थे। तो वो हम्म मतलब अपनी बात में कहते कहते कभी नक्कटा कह देते हैं, कभी ठठरी बरे कह देते हैं, जो हमारी की बहुत हम्म ही विरासत भरी, हमने अपने दादी दादाओं से भी इस तरह की बातें मतलब सुनी हैं। हम्म जैसे आपने दुष्ट हम्म की बात की, या हम कहते हैं कि नालायक, या इस तरह के शब्द हम इस्तेमाल कर देते हैं कभी कभी। तो उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और उस पर पूछा जा रहा था कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि ये ठीक नहीं है, ये एक तरह की अपशब्द होते हैं जो आप इतने पब्लिकली बोल रहे हैं।
तो मैं वही सोच रही थी कि इतनी सी बात पर, मतलब यहाँ पर इतना बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन कोई भी इन पर सवाल नहीं उठाता कि उनके बच्चे देख रहे हैं, फैमिली परिवार में देख रहे हैं लोग, तो इन पर सवाल उठाना चाहिए कि जब कोई डायरेक्टर बनाता है तो उन्हें स्ट्रिक्टली ये एक कॉज, एक ये रूल देना चाहिए कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। सेंसर बोर्ड किस लिए होता है? इसीलिए होता है स्लैंग कि सारी स्लैंग चीजें नहीं की प्रचलित, जाए। बिल्कुल। मैंने एक व्यंग लिखा था इस पे कि ऐसी बानी बोलिए कबीरा आपा खोए, तो कबीरदास के को लेकर मैंने लिखा था कि जो मीठी बानी थी वो कैसे अब शब्दों में बदलती चली गई। स्लैंग जो आजकल एब्रिविएशंस चल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म चल रहा है, क्या होगा? दूरगामी प्रभाव जो मुझे लगता है, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, कि मुझे लगता है कि जब हम एब्रिविएशंस का प्रयोग करने लगते हैं धीरे धीरे संवाद खत्म हो जाएगा। हम फिर वापस अपने प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक एज में पहुंच जाएंगे और संकेतों से और इमोजीज से बातें करने लग जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, BTW, बाय द वे, दैट्स इट ना, छोटे छोटे शब्द बहुत इतना कम बोलने लगे हैं, संवाद ही खत्म हो गया है। सबसे बड़ी जो आज की समस्या है, ये जो आप अवसाद देख रही हैं, जो आप जिसको आए दिन हम सुनते हैं, शब्द जब इतने नहीं लोगों ने आत्महत्या कर ली, ये युवा। अवसाद आता है। जी। हमें याद है, हमने हम आपने भी वही बचपन जिया होगा, हमने भी हम्म, आंगन में हम लोग शाम को बैठते थे और दिन भर की सारी बकवास जितनी भी, हाँ चाहे हमसे कितना भी गलत क्यों ना हो गया, हम अपने माता पिता से उस चारपाई पे बैठ के, एक हरहा जलता था, हाँ। उसमें सब खाना पीना हो रहा होता था और हम सब लोग दिन भर की जितनी हमारी प्रॉब्लम्स होती थी वो हाँ। वहां कहते थे और हमारे घर के बड़े उसे सुलझा दिया करते ये थे। एक आजकल थेरेपी क्या? है, ये एक थेरेपी इट्स अ है। थेरेपी, इट्स अ हाँ, थेरेपी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये आज ये जो साइकोलॉजिकल टीचर्स हैं रोलर कोस्टर, यही। माइंड रोलर कोस्टर है हमारा। हाँ। तो क्या हो रहा है कि अभी बच्चे आते हैं, हम्म। माता पिता दोनों नौकरी में हैं, हम्म। उनके पास समय नहीं, वो शाम को आए हैं थके हैं, खाने पीने में लगे, बेटा आया मोबाइल ले लिया, अ, अ, जो हस्बैंड आए उन्होंने अपना लैपटॉप ले लिया, और हम्म। यही जीवन है, यही जीवन है। ठीक है, अपने अपने को अपना अपना तरीका है खुद को रिलैक्स करने का, खुद को शांत करने का और अगले दिन के लिए तैयार होने का। लेकिन अगर उसी में आप खाना साथ में खाते हैं बैठकर, उस समय सारे सारे डिजिटल जितना आपका जो भी ये गैजेट्स हैं, इनको अगर आप हटा देते हैं और सिर्फ बात करते हैं, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। मैं अपने बेटे से हमेशा कहती हूँ, अपना ही उदाहरण कहूंगी मैं, कि जब भी तुम्हें कोई समस्या हो, हम्म। घटिया से घटिया बात भी तुम्हारे जीवन में घट जाए, मुझे बताना। हम्म। अपने दोस्तों से राय मत लेना, क्योंकि उनकी सोच भी उसी स्तर पर है। हम बताएंगे, हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं। ये विश्वास देना होगा बच्चों के अंदर। जब तक आप ये विश्वास बोएंगे नहीं, बच्चे पनपेंगे नहीं। शाम को बैठकर जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, मैं हर बात, कहीं भी जाती हूँ, क्या कर रही हूँ, जी। ऐसी बातें जिनका कोई निरर्थक है, जो मतलब मेरे मेरे जीवन में जिनका कोई अर्थ ये नहीं है, जरूरी फिर है। भी मैं वो बेटे से शेयर आखिर करती वही हूँ बात हो अपने। जाती है। देखिए आजकल का जो जीवन शैली, जैसे आप कहते हैं कि लाइफस्टाइल ऐसा है कि लोग अपने आप में बिधे हुए हैं, अपने आप में ऐसे बिधे हैं कि खुद ही गुथे हुए हैं, तो आप दूसरों को क्या सुलझाएंगे? आप विधि ऐसे हैं कि एक तो कामकाजी आपका जीवन ऐसा है, और फिर डिजिटल माध्यम के जहां तक ये इतना सकारात्मक है, तो वहीं पर ये बहुत ऐसी भी चीज और है कि आपको इंसानों से दूर भी कर देता है, और कहीं कहीं आपको ये इंसान, ऐसे इंसान आपके जीवन में भर देता है कि आपके अपने भी दूर हो जाते हैं। तो उनसे आप गुंथे हुए रहते हैं। अगर आप दूसरों पर, मतलब इंसान गुथा है कहीं ना कहीं, अगर वो अपने परिवार में गुथा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो गुथा होगा। वो वहीं से, चाहे वो उसे टेंशन आ रही है, चाहे वो खुश हो रहा है, वो माध्यम है उसका वहां पर। हम्म, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब वो डिजिटल माध्यम से कहीं और कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बेहतर है कि जब वो घर पर आता है तो हम माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन करें, समय दें। तो ये परिवार में ना कि सिर्फ एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे से ज्यादा कहीं ना कहीं अभिभावकों की जिम्मेदारी, अभिभावकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये यात्रा है ना, एक मतलब मैं हमेशा मानती हूँ कि पहले हम लोग जो थे, अंतरात्मा की यात्रा करते थे। जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं, अपने को समझते हैं, अपने। अभी हम डिजिटली एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जो सच में आभासी है। बहुत सारे लोग, आप जैसे मिली हमसे तो हमारा अपना संपर्क बना ना, तो हम, ऐसा नहीं कि कभी भविष्य में हम मिलेंगे नहीं, हम जरूर मिलेंगे। हो सकता है भारत में मिले, हो सकता है सिंगापुर आना हो, या आप जर्मनी आए तो मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसी आभासी दुनिया भी है जहां पर बच्चे खो गए हैं। बिल्कुल वो
वहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा कहते हैं ना, सम्मोहन है, एक ऐसा जादुई तंत्र है जिसके अंदर। तो उसमें बहुत कुछ अच्छा है। मैं मानती हूँ कि डिजिटली पूरे विश्व को जोड़ दिया, वासुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको चरितार्थ करके दिखाया है डिजिटल मीडिया ने, सच्चे अर्थों में। लेकिन ये भी सच है कि हमारे जो हमारी पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, या हम भी खो गए हैं। हमने यहाँ पे आप रील ये कहेंगे रील को कि, सच मान लिया है, रियल रिश्तों से दूर हो गए हैं हम। जी मैं हमारे पास अगर, कहना चाहूंगी, जी, हाँ जी, आप बहुत बिल्कुल सही बात कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर वही है कि संतुलन। अति का हाँ, भला न बोलना, अति की बोलना भली अति न की भली चूक। न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली बरसना न अति की धूप। भली न तो धूप। अति हर चीज की बुरी होती है। आप बिल्कुल। जो भोजन करते हैं वो भी अति का हो जाए तो आपको नुकसान ही करेगा। तो आप, अब ये ब्रेन के भोजन ही है, आप अगर ज्यादा फीड कर रहे हैं तो आपको तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो ये बिल्कुल, और यही बात बचा जो, कर रखना, इस जी, पर कंट्रोल, तो कंट्रोल जब अभिभावक कंट्रोल कर रखेंगे तो फिर जाकर बच्चे रखेंगे। अब यहाँ का काम का जो काम करने का तरीका है कि कंपनी एक ब्लूबेरी आपको पकड़ा देती है कि आप हम्म, उस पर लगे हुए रहते हैं कि आप घर से भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अनसिक्योरिटी है कि भाई जॉब ना चली जाए, वो तो पूरा मतलब ब्रेड एंड बटर है। परिवार कैसे चलेगा, वो परिवार से बिल्कुल, बात तो बाद में कर लेंगे, पहले उसका पैसा तो इकट्ठा करेंगे, खाना खा सके परिवार। राइट। बिल्कुल। बहुत बड़ी हकीकत है। अब इन चीजों को, ये ऐसा यथार्थ है कि जो हम बोल रहे हैं, जब ये यथार्थ पर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी किस चीज को सेट करें, हम अपने काम को देखें या उसको करें। तो जो अभी की जनरेशन आई है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को प्रायोरिटी दे रहा है कि मुझे पहले अपना मेंटल हेल्थ देखना है, मुझे अपनी मतलब अपना शारीरिक ग्रोथ देखना है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमें अपने काम पर भी थोड़ा प्रतिबंध लगाना है। कोई भी चीज अति का ना करें आप। आप बिल्कुल सही कह रही पैसा हूँ। कमा और के रख लेंगे तो उस पैसे का करेंगे करेंगे क्या, जब आपकी जीवन में सिर्फ दो ही हानि होती है, एक किसी का जाना और एक आपके स्वास्थ्य का चला जाना। बिल्कुल। इसके अलावा जो भी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमने बहुत संघर्ष देखा है। संघर्ष वो है जब आपके सर पे छत नहीं होती है, संघर्ष वो है जब आपको खाने के लिए रोटी नहीं होती है, संघर्ष वो है जब आप शारीरिक रूप से कहीं विकलांग होते हैं, या ऐसी कोई असाध्य बीमारी आपके आ जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। संघर्ष वो है। बाकी सब चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का हमको सामना करना है, और हर चुनौती से निकला जा सकता है। सिर्फ आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके परिवार का सपोर्ट होना चाहिए, साथ होना चाहिए। युवाओं को, या हम सबको भी, सबके सबके लिए ये बात मैं कह रही हूँ कि सबसे जरूरी क्या है, जैसे आपने बैलेंस की बात कही, बैलेंस जरूरी, क्योंकि कंट्रोल है हमारे हाथ में, रिमोट हमारे हाथ में है, अभी भी रिमोट हमारे हाथ में है। कृत्रिम मेधा है अगर, तो आपकी भी मेधा है। कृत्रिम मेधा को अपनी मेधा पर हावी मत होने दें। अपनी मेधा से कृत्रिम मेधा को कंट्रोल करें। यू हैव अ रिमोट राइट नाउ। तो जब तक आपके हाथ से, क्योंकि अभी डिजिटली हम जितने साउंड होते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि रिमोट भी चला जाएगा आपके हाथ से। तो जब तक है उसको साध कर रखिए। अगर आज आपने साध लिया तो आप आगे, और जीवन में संतुलन बनाया जा सकता है। जैसे मेरा है, मेरी प्रायोरिटीज सेट हैं। और हर बच्चे को, मैंने अपने बेटे से भी ये बात कही है और अपने छात्रों से भी कहती हूँ, जीवन में अपनी प्राथमिकताएं सेट करिए। सबसे जरूरी प्राथमिकता क्या है आपके लिए? आपको कभी भी ग्लानि नहीं होती किसी काम को छोड़ने की, किसी काम को पकड़ने की। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है, फिर मेरे लिए मेरी जॉब है, और उसके बाद मैं जो भी काम करती हूँ, सोशली जो भी मैं काम कर रही हूँ, वो सब कुछ है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा आता है जिसमें मेरा परिवार नेग्लेक्ट हो रहा है, या नहीं देख पाए, तो पहले मैं परिवार को चुनती हूँ। मुझे कभी ग्लानि नहीं होती। बहुत मानसिक संतोष रहता है कि मैंने वो किया जो मेरे लिए सही था। कभी भी। तो अपनी प्राथमिकताएं सेट कीजिए। टाइम की बात करते हैं, जैसे टाइम स्लॉट, लोग कहते हैं ना बहुत व्यस्त हैं। इतना व्यस्त कोई भी नहीं है जीवन में, कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं है कि अपने परिवार को, लोग बाहर जाते हैं फोन नहीं करते, 5 मिनट कॉल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। आपको डिजिटली मैंने साउंड किया है, आपके पास हर समय जो है ये मोबाइल रहता है आपके हाथ में। एक कॉल, एक एक वॉइस नोट, एक मैसेज आपके माता पिता की मानसिक शांति का बहुत बड़ा कारण होता है, जो लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं घर में। साथ ही साथ कहते हैं ना, संवाद बना के रखिए अपने परिवार में, अपने घर वालों से, अपने बच्चों के साथ। जो भी, जैसी भी बात, कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जरूर होना चाहिए, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप ना, जो जजमेंटल ना हो,
आपको पता है मैं इनके सामने खुलकर आ जाऊंगी और ये मुझे कोई जज नहीं करेगा, मेरा मतलब कोई मेरा चरित्र का आकलन नहीं करेगा, कोई पैरामीटर मेरे लिए सेट नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में होने बहुत जरूरी है। ऐसे रिश्ते बनाइए, रील बनाइए पर हाँ रियल बनाइए। तो जी। ये बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करिए, 5 मिनट 10 मिनट, मैं सुबह उठती हूँ 10 मिनट मेडिटेशन को देती हूँ। लोग उसे धर्म से जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो ऊर्जा का स्रोत है। मैं उस समय अपने लिए दिन भर के लिए ऊर्जा जमा करती हूँ अपने अंदर, सकारात्मक ऊर्जाएं, और जब निकलती हूँ तो वही सकारात्मकता लोगों के अंदर देने की कोशिश करती हूँ मेरे से कोई भी ऐसी नेगेटिव बात ना जाए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा अभी, नेटफ्लिक्स की बात कही, नेटफ्लिक्स का कंट्रोल है मेरे हाथ में। मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये मुझ पर निर्भर करता है। मैं कपिल शो देखती हूँ, मुझे मजा आता है मुझे देखकर, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुझे क्या देखना है ये मेरे ऊपर है ना। इतना तो मैं कर सकती हूँ ना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या बच्चों को इतनी समझ, सबसे जरूरी है उनको एक ऐसी समझ दे दीजिए सही और गलत की। मैंने अपने बेटे को जब भी कोई बात होती है सही गलत बता दिया। सबसे पहला उसका सबसे अच्छा पैरामीटर है, जो बात आपके लिए गलत है वो दूसरे के लिए भी गलत है। अगर आपको कोई चोट लगाता है और आपको दर्द होता है, तो वो अगर आप दूसरे को मारेंगे तो उसे भी दर्द होगा ना, तो वो काम मत करिए। बहुत बचपन से ये हम लोगों ने सीखा है हमारे घर में। छोटा परिवार था मेरा, अनुसुईया, पर हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते थे, 25 30 लोग हमेशा। क्योंकि हम लखनऊ में रहते थे तो गांव से लोग आते थे पढ़ने के लिए, रहने के लिए। तो मुझे आज भी याद है कि ऊपर की मंजिल पे चारपाइयां लग जाती थी और हरहे जलते थे, और छोटे छोटे ईंटे के वो होते हैं हाँ ना हाँ जो हाँ हाँ। चौक वो एक बना दिया चूल्हे, बनाते हैं और फिर और उसमें उनपे बाटियां बनती थी, पार्टियां खाना बनती बनता था, हैं जी। नीचे से खाना जाता था। जी हमारे मामा के बच्चे हम सब लोग साथ में पढ़े हैं। और इसी एक पेंसिल आती थी बहुत, कभी लाखों रुपए होते थे, कभी 1 रुपया हुआ करता था, ऐसे वकीलों का खानदान ऐसे ही होता है। तो एक पेंसिल थी, उसके 4 टुकड़े कर दिए जाते थे, सबको दे दिया जाता था। तो हमने कीमत समझी है उन छोटे छोटे टुकड़ों की भी ना। हमें पता होता था कि जब हम ये खर्च करेंगे उसके बाद ही हमें दूसरी मिलेगी। संयुक्त ऐसा नहीं परिवार से था नहीं। बहुत सारी चीजें बच्चा सीख ही लेता है। हाँ, संयुक्त तो एक परिवार में अच्छा बचपन, एक हाँ अच्छा बचपन बहुत जरूरी है, खेल कूद। और अब बिल्कुल तो बिल्कुल। आप प्रवास में देखती हैं कितना अवसर है, शौक पालिए, एक एक शौक जरूर होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है कि अगर आपका शौक आपका प्रोफेशन बन जाता है। जैसे मेरे लिए मीडिया जो था, मेरा जो शिक्षण अगर आप देखेंगी तो मेरी जो वो है वो पीएचडी की हुई थी। मुझे जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे जॉब करनी थी, और मुझे बॉन यूनिवर्सिटी से ऑफर था कि आप आके यहाँ पर अगर चाहती हैं तो गेस्ट लेक्चर के रूप में ज्वाइन कर सकती हैं। पर मेरा बेटा बहुत छोटा था उस समय। मुझे नहीं लगा कि मुझे इतनी दूर जाना चाहिए और मैं 2 घंटा रोज ट्रैवल करूं, फिर आऊंगी तो कैसे कम मैं बच्चा देखूंगी। बच्चे को भाषा नहीं आती थी, खान पान यहाँ का उसको पसंद नहीं था, बिल्कुल नया नया था, उसके टेस्ट बड्स ऑलरेडी इंडिया में बन चुके थे। तो वो फोर्थ में था तब आए थे हम लोग यहाँ पे। तो मुझे लगा नहीं, मैं इसके स्कूल को ही, तो मैं इसके स्कूल में बस वॉलेंट्री वर्क करती थी, जाती थी और बच्चों के साथ खेलती कूदती थी। ये फिल्में बनाना छोटी छोटी उनको सिखाना, जो मुझे आता था, मेहंदी लगाना हम्म। हिना सिखाया करती थी। तो उनको जब मैं पोस्टर्स वगैरह बनाती थी तो उनको दिखा कि नहीं ये प्रोफेशनल है, क्योंकि मैंने दूरदर्शन में सीखा था, आकाशवाणी में सीखा था। बच्चों के साथ कविताएं पढ़ना, गीत गाना, छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज किया करती थी। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, उन्होंने कहा आपका काम बहुत प्रोफेशनल है और हमने देखा है, तो व्हाई नॉट यू ज्वाइन द टीम, आप आइए हमारे साथ टीम को ज्वाइन करिए। मैंने उनके साथ टीम ज्वाइन किया और आज मैं अलग से, फिर उन्होंने 3 साल मेरा काम देखा, उसके बाद उन्होंने ये जॉब क्रिएट की मेरे लिए मीडिया इंस्ट्रक्टर की, जिसमें मैं सारा स्कूल का जो प्रमोशनल वर्क है वो देखती हूँ और साथ में बच्चों को सिखाती हूँ किस तरह से फिल्मिंग होती है, एडिटिंग होती है, वॉइस ओवर क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें। साथ में थिएटर करवाती हूँ बच्चों को, आर्ट्स के साथ जुड़ती हूँ। हमारा ये क्लब चलता ही है लैंग्वेज एक्सचेंज का। इस लैंग्वेज एक्सचेंज में एक खास बात हम लोग करते हैं कि जैसे किसी भी देश के बच्चों के साथ हम एक डिजिटली जूम के माध्यम से एक महीने में एक बार एक कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें वहां के लोग अपनी संस्कृति को दिखाते हैं, हम यहाँ की संस्कृति को दिखाते हैं। जर्मन में है, अगर जैसे भारत में अभी हम लोग ने अभी पैक्ट किया है इनके साथ, जीडी गोयनका के साथ, कि अगर वो लोग संभव हो तो अभी जुड़ेंगे हम, कि वो वहां पे बच्चे जर्मन सीखते हैं तो यहाँ के जर्मन बच्चों के साथ मिलकर एक संवाद स्थापित करें। कोशिश ये है कि बच्चे जुड़े आपस में, बिल्कुल समझे बिल्कुल। एक दूसरे के। सही हाँ, बात है, सही बात है, संपर्क तो में छोटी रहेंगे छोटी चीजें हैं जिनमें तो ये एक्सचेंज बहुत करते हैं दूसरे के साथ हैं जी। बिल्कुल। हम्म। तो ये मुझे लगता है कि करना चाहिए, करते रहना चाहिए धीरे धीरे। और बाकी लेखन है, लेखन मेरा एक बहुत कहते हैं ना कि सारे दिन की थकान निकाल देता है, कुछ आकर लिखना पढ़ना।
हम्म। इससे तो जुड़े हैं, भाषा से तो सभी यहाँ पे, आप भी लिखती हैं, बहुत इतना सुंदर सुंदर, सुंदर लिखती हैं, बहुत मैंने सुंदर देखा है। बस ये दिमाग में कुछ ख्याल आता है तो बस उसे उठाकर डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा वही है। है मुझे कि बस हाँ, जो कुछ भी आप कहते हैं कि खेती है काटो और मतलब उसे इस्तेमाल करो, तो विचारों की खेती है, जब भी आ जाए तब आपको निकाल देना चाहिए, और अदरवाइज वो गुल हो जाता है, गायब हो जाता है। जी। क्योंकि मुझे वैसे मतलब सीखने का भी बहुत शौक है, और मुझे सधा हुआ लिखना, मतलब जैसे कहते हैं मापनी में लिखना, हम लोग कहते हैं ना, पैरामीटर्स में लिखा पैरामीटर जाता है। लिखना। जी। गीत है, गजल है, या आपके मुक्तक हैं, या कोई भी दोहे हैं, हम्म। खूब लिखती हूँ। और बहुत, क्योंकि ये समय चाहते हैं, हम इनमें चाहते हैं समय कि लगता है। दर्शक आपसे एक कोई गजल सुनना चाहेंगे, अगर आपके अ, पास ग- हो। गजल तो नहीं मैं सुनाती हूँ, मैं कुछ मुक्तक छोटे छोटे हाँ हाँ। सुनाती हूँ, तो उसमें भी आनंद, या कुछ दोहे सुनाती हूँ। जी जी। तो एक दोहा सुनाती हूँ देश के ऊपर। जब यहाँ आ रही थी, फ्लाइट में बैठी थी, तो ये फ्लाइट में ही लिखा था। बांध बांध गठरिया प्रेम की, ले आई परदेस। बांध गठरिया प्रेम की, ले आई परदेस। मिट्टी की सौंधी महक और अपनों का वेश। चूड़ी कंगन बोलते जब आते त्योहार, मन की यादों में बसा मेरा प्यारा देश। और केशों में गंगा बुनी, आंचल में उपदेश। केशों में गंगा बुनी, आंचल में उपदेश। और चुनरी रंगी है प्रेम से, चुनरी रंगी है प्रेम से, घूंघट में संदेश। पायल बिछुए गा रहे देशभक्ति का गान। पायल बिछुए गा रहे देशभक्ति का गान। अपनी माटी का सदा रखते हैं हम मान। वाह, अपनी माटी का बहुत सदा रखते हैं हम मान। तो बहुत। कुछ कुछ ऐसा ही है, थोड़ा और कुछ हाँ, सुनाती हूँ, कुछ गेय सुनाती हूँ स्वागत आपको। स्वागत है आपका। जी। कोशिश करती हूँ, गाती रहती हूँ हाँ कुछ जी, कुछ। बिल्कुल तो हमें एक अवसर आपको, मिलेगा आपका, आपकी आवाज सुनने का, जो मतलब आप गीत जब सुर में ढालती हैं तो हमें उसका आनंद भी मिलेगा। जी, स्वागत है। और कोशिश करती हूँ कि सुर में ही, मतलब जब लिख रही होती हूँ तो सुर में गाने से अपने आप जो है जी, मात्रा आप वात्रा बोलती हैं 16 14 पे लिखी हुई। सुरीला है, तो गाती कितना सुरीला होंगी। और वो तो मुझे नहीं, लेकिन यहाँ कोशिश करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हर विधा सीखनी चाहिए, मुझे लगता है हर विधा सीखनी चाहिए। छंद मुक्त भी लिखते हैं हम लोग, छंद मुक्त तब लिखती हूँ जैसे समय नहीं है, क्योंकि ये विधाएं जो हैं समय मांगती हैं आपका। इनको इनको अगर सीखना है तो परफेक्ट सीखिए, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस चलते फिरते सीख लिया और कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ भी मत लिखिए। मुझे लगता है लिखिए जो सार्थक हो, जो सुंदर हो, उस पे मेहनत करिए, काम करिए, अपने अपनी क्राफ्ट पर काम करना चाहिए हमको, बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो एक गीतिका सुनाती हूँ, और ये गीतिका बहुत लोगों को बहुत पसंद है, बहुत सारे लोग इसको कहते रहते हैं कि समय समय पर सुनाती रहती हूँ सबको। लेकिन बिंब और प्रतीक की गीतिका है ये। और इसमें एक नवविवाहित जोड़ा है हमारे यहाँ, जैसे सावन में जब लड़की चली जाती है, नई नई शादी हुई है और वो चली गई है, तो उसके पति का क्या मन है, उस मन को दर्शाती है ये। कि करनी मुझको लाखों बातें, तुमसे कैसे कह दूं मैं। करनी मुझको लाखों बातें, तुमसे कैसे कह दूं मैं। तड़पाती हैं मधुरिम यादें, तुमसे कैसे कह दूं मैं। भोर महावर की किरणों से पग अपने रंग लेती हो। भोर महावर की किरणों से पग अपने रंग लेती हो। सिंदूरी हो जाती राहें, तुमसे कैसे कह दूं मैं। सिंदूरी हो जाती राहें, तुमसे कैसे कह दूं मैं। आप सोचे, नववधु है, महावर लगा के पैरों से जब चल रही है, तो ये वो दृश्य है कि रजनी गंधा सी तुम महको, जब जब मेरे आंगन में। रजनी गंधा सी तुम महको, जब जब मेरे आंगन में। खुशबू बनकर उतरे शाम में,
तुमसे कैसे कह दूं मैं, खुशबू बनकर उतरे शामें, तुमसे कैसे कह दूं मैं। सोंधी माटी सी मोहक तुम, शीतलता बिखराती हो। सोंधी माटी सी मोहक तुम, शीतलता बिखराती हो। तपते ही अपर हो बरसातें, तुमसे कैसे कह दूं मैं। तपते ही अपर हो बरसातें, तुमसे कैसे कह दूं मैं। और रात ढले जब याद तुम्हारी मुझसे मिलने आती है। रात ढले जब याद तुम्हारी मुझसे मिलने आती है। नैना बिन सावन के बरसे, तुमसे कैसे कह दूं मैं। नैना बिन सावन के बरसे, तुमसे कैसे कह दूं मैं। करनी मुझको लाखों बातें, तुमसे कैसे कह दूं मैं। ला 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 ला। तो कुछ ऐसी है तो ऐसा था हम कि लोग पहले ऐसा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो लड़की है जब वो अपने मायके जाती है तो मायके वालों की बातें बताएगी या कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे जब उसके हस्बैंड की जो उसने अपनी व्यथा व्यक्त की है यहाँ पर कि जी जब जी वो जी, अपने मायके चली जाती है तो वो कैसा महसूस करते हैं। कैसा महसूस करता है, क्या होता है, क्या उसको मतलब कैसा महसूस। क्योंकि महसूस होता है ना, हम हम्म, आपको भी ध्यान होगा जब हमारे घर में, जब हमारे यहाँ मामी नई मामा की शादी होती तो हम हम्म, लोग कितना वो कितना मतलब ऐसा होता है ना, फैसिनेट रहते थे। हम्म, चूड़ी कंगन महावर और मेहंदी की खुशबू, वो हम्म। नववधुओं का एक स्वरूप है, तो उसको इस गीतिका में कोशिश की थी हमने। आप और मामी की बात करते हैं, मैं मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि 3 महीने के बाद ही जैसे सावन का महीना जो आता है तो वो एक जी, लेकर जाते हैं, तो भाई आया और मुझे लेकर चला गया, तो मतलब मम्मी बहुत खुश थी, सभी लोग बहुत खुश थे, मैं रही हफ्ता भर तो मेरा बहुत अच्छा निकला और उसके बाद बस हम्म मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं अब वापस जाना है, बहुत हो हम्म गया, अभी अभी अपने घर जाना है। तो मेरी मम्मी को थोड़ी भान हो गया कि ये ऐसा कुछ महसूस कर रही है, तो कहती है तुम 25 साल का प्यार भूल गई। मतलब जरा मतलब उनको बहुत गुस्सा सा आया कि हम तो चाहते हैं कि तुम यहाँ पर रहो और तुम हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें जाना है, तो मतलब ये एक फिर जाना ऐसी है, जाना। दुविधा हो जाती है आपके लिए कि आप ना यहाँ के रह पाते हो ना वहां के रह पाते हो, मतलब ऐसा लगता है वहां जाओ तो लगता है कि नहीं अब जाना है, मम्मी पापा से मिलना चाहिए, और जब यहाँ आ जाओ तो ऐसा लगता है कि नहीं बस अब हुआ, अब हमें वहां अपने घर जाना है। तो सही ये बात। के लिए एक बड़ी ही डिप्लोमेटिक बात हो जाती है कि समझाए तो किसे समझाए। जी। अभी मेरे इस समय मुझे बहुत ज्यादा उसका याद नहीं है, पर मैंने एक लोकगीत लिखा था। कसक और ललक का गीत था ये। अच्छा। ललक है मायके जाने की, हाँ। और कसक है पति को छोड़कर जाने की। हाँ। वो कुछ कुछ पंक्तियां उसकी भी याद है, तो थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। हाँ। सखी कर लियो सोला सिंगार, हो सखी कर लियो सोला सिंगार, कियावा महीनवा सावन का। सखी कर लियो सोला सिंगार, कियावा महीनवा सावन का। ये तो बहुत पूरा लोकगीत ऐसे हुआ करते थे जब लड़की की शादी होती है उस समय भी माँ के अंदर की बातें कि माँ क्या महसूस कर रही है, ऐसा हमने सुना था अपने वहां पे बुंदेलखंड में कि जी, ये गाना आया था कि मोरी चिड़ैया के दो दल उमहे, तो वो बड़ा हाँ, अच्छा था कि मोरी चिड़ैया के दो दल उमहे तो कोनो दल राख्यों छिपाए, मतलब एक माँ सोच रही है कि मेरे बेटी के लिए दोनों दल बड़े उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन मैं उसे कहाँ पे छुपा के रख लूं कि कोई नहीं समझ रहा है कि मेरी चीज मेरी बेटी को मेरा लेके जा रहा है, मेरी मुझसे बेटी। दूर कर रहा है कोई। तो ये आपको
था। बहुत सुंदर। और अनसुया जी, मैं यहाँ पे पारंपरिक गीतों, हमारा जो सृजनी चैनल है हम्म। जिसमें इस समय प्राची चतुर्वेदी रंधावा कनाडा से जुड़ी हुई हैं, हमारा एक सम्मिलित ये हम लोग ने कोविड टाइम में स्टार्ट किया था, और इसका उद्देश्य ही यही था कि जो भारतीय संस्कृति है, चाहे वो कैनेडियन संस्कृति हो चाहे जर्मन संस्कृति हो, उसके साथ मिलकर हम कुछ अच्छा, कुछ ऐसी ऐसी जो विधाएं हैं उनको लेकर आगे आना चाहते थे। ऐसे लोगों को के साथ उसको जोड़ना चाहते थे जिससे कि भारतीय संस्कृति हम्म। जर्मनी में के लोगों को जोड़े, और जर्मनी में जो भारतीय रह रहे हैं उनसे भारत के लोगों को जोड़े। हम्म। तो उसमें हम लोग एक पारंपरिक परंपरा नाम से एक कार्यक्रम करते थे। तो इसमें मेरी कोशिश होती थी, जो गांव में आंगनों में, मैंने कहा ना, जैसे हम्म। जोनार गाई जाती है, गारी गाई जाती है, हम्म। या हम भजन हर गाते हैं, चीज देवी के गीत गाने गाते होते हैं ना, हैं, जी तो जी। ये हम गाया करते हैं। और ये सब मेरे अंदर इनबिल्ट है, मतलब बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ लेकिन मुझे शौक है, मतलब बचपन ये से हम लोग बिल्कुल ने हो ही यही सुन के जाता हम है। बड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब ये हमने सुना हम है यही ना, सुन हमने के। हर शादी ब्याह में गाना सुना है। जैसे हमारे गांव में बेटी की शादी में मोस्टली गाना गाते थे कि ये एक गाना था बड़ा सुंदर सा, कि राम और सीता की शादी जो थी उनकी हम्म शादी को कनेक्ट करते थे कि तो वो ऐसा था। मैं आपको थोड़ी दो लाइन सुनाना चाहूंगी। अब हाँ तो हाँ, हमारा प्लीज। बहुत साक्षात्कार अच्छा। हो ही चुका है पूरा, बस हम अब हाँ आगे हाँ हाँ। बातें कर रहे हैं जी। कि हरे बांस मंडप छाए, सिया जुखारा में ब्याहने आए। हाँ, जब सिया जू की परत भावरे, जब सिया जू की परत भावरे, कुटुम कुटुम देवता आए, सिया जुखारा में ब्याहने आए। ऐसे ही हाँ, करके आगे और भी था कि हम जब लोग। सिया हम्म, जू की चढ़त चढ़ावा, कुटुम कुटुम गहने आए, सिया जुखरा में ब्याहने आए। मुझे वो गाना इतना प्यारा लगता था कि मतलब रेडियो में उसमें लगाते थे वो कैसेट में, तो वो मैं बार बार सुनती थी। और फिर जो बन्ना बन्नी गाए जाते थे, ये एक हमारे हम यहाँ। लोग गाते थे ना, जी जी हमारे यहाँ गाया जाता था वो, ब्याहन चले आज रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई, ब्याहन चले आज रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई, दूल्हे के राजा बराती बने, दादी रानी न्योछावर करे, दूल्हे के राजा बाराती बने, दादी रानी न्योछावर करे, झूमेंगे गाएंगे नाचेंगे हम, खोल दो खजाना घबराना नहीं, हाँ। ब्याहन चले आज रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई। बहुत गाते थे हम लोग, भजन बहुत गाते हैं सुंदर। यहाँ हाँ, पर। मेरी माता जी इतने भजन जानती थी कि पूरी रामायण भजन भजन में सुना देती थी गाने में। तो ये जैसे हम भय प्रकट कृपाला, ये तो आरती है। तो जब यहाँ हम्म पे हर देश में जब रामलला का अयोध्या में विराजमान हुए थे, तो हर देश में मनाया गया था। तो मुझे मौका हम्म मिला था कि मैं यहाँ के मंदिर में जो लक्ष्मी नारायण का टेम्पल था, तो वहां पर जा करके हम बहुत सारे कवि गए थे, और सबसे पहले उन्होंने मुझे बुलाया कि आप कुछ सुनाइए राम जी के ऊपर। तो मेरे घर में मेरी माता जी रोज आरती करते वक्त भय प्रकट कृपाला गाया करती थी। तो वो हम्म मेरे जुबान पे बैठा हुआ था, और मैंने वो हम्म, पूरी आरती वहां पे सुना दी। गा दी। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझ रही थी कि देखिए कितना अच्छा मुझे एक मौका मिला। और ये चीज है, और यही एक बात हुई थी हमारे स्कूल में भी। तो मेरी हम्म बहन ने वो ये सुनाया, भय प्रकट कृपाला आरती पूरी हम्म। सुनाई, और उसे वो अवार्ड लेकर आ गई, मतलब एक प्राइज मिला उसे कि इतना अच्छी तरह से। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपके लिए बहुत सहज होती हैं, लेकिन वो दुनिया को लगता है कि अरे वाह कितनी मेहनत की हुई है। तो जो चीज आपके पौराणिक उसमें पारंपरिक वे में चली आ रही होती है, वो आपके लिए बहुत सहज हो जाती है, जो कि आपके लिए जूम पर बराबर होता है।
बिल्कुल जूम पर आवाज कटती है, नहीं तो मैं झांझ बजाती हूँ यहाँ पर, झांझ और ढपली पर गाती हूँ, ढपली ले लेती हूँ। और स्कूल में भी बच्चों को सिखाती हूँ, जब तो हिंदी जब पढ़ाते हैं हम लोग, तो हम बॉलीवुड के गाने नहीं लेते हैं ज्यादातर। मेरी कोशिश होती है जो मेरे पारंपरिक गीत हैं या मेरी अपनी भी कविताएं हैं उनके साथ हम कोशिश करते हैं, या किसी भी साहित्यकार का कोई गीत है उसको ले लिया, उसके माध्यम से हम सिखाते हैं, या कोई भी ऐसा वंदे मातरम है कोई क्योंकि यहाँ पे हम उस तरह से देशभक्ति के गीत नहीं गा सकते हैं, गा क्योंकि सकते हमें भी उनका, तो ऐसे गीत जिनमें हैं। संस्कार हैं, जिनमें हमारे जैसे अभी मैंने उनको एक सिखाई, सोहर सिखाई, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा होता है, मेरे मतलब जो मित्र था अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा ग्रुप है उसको बताया मैंने, तो कौन उन्होंने सा कहा कि शोर मुझे था वो? सुनाइए। जी जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या गाए, क्योंकि वो लोग अलग अलग जैसे जन्मदिन मनाते हैं, हम लोग सब लोग मिलकर मनाते हैं, तो अपनी अपनी भाषा में सब लोग विश सब उसको विश करते हैं। तो जर्मन जर्मन में करते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं, तो मैंने कहा मेरे यहाँ जन्मदिन पर जन्म वर्षगांठ होती है तो हम लोग सोहर गाते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे सोहर सुनाइए। तो मैंने उनको सोहर सुनाई। उसके बाद वो लगातार वो सब गा रहे थे उसको, अच्छा अच्छा। सबको हम याद हो गई, सबने गाएंगे गाया। और आपकी मैं आवाज। बिल्कुल मैं दो लाइन सुनाऊंगी छोटा छोटा, क्योंकि हमारा समय भी होगा कि बंसी तो बाजे मोरे रंग महल में, बंसी तो बाजे मोरे रंग महल में, उनको भी नेक दे देना मेरे भोले राजा, तारों से पतले राजा, फूलों से हल्के राजा, आके तू जस बतला जा, बंसी तो बाजे, बंसी तो बाजे मोरे रंग महल में। ये पीहर वाले आए हैं तो वो अपने पति को जो है फुसला रही है, प्यार से बोल रही है कि फूलों से हल्के राजा, इनको भी नेक देना, ऐसा ना हो कि मेरे मायके वाले छूट जाए, बच्चा हुआ है। और एक हम लोग गाया करते थे कि मैया झुक झुक देखे पलना, कि गोरा गोरा मोरा ललना। तो कुछ कुछ मतलब अभी जितना मुझे ध्यान आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे मुझे लगता है बहुत ये जो हमारे सारे थे। पारंपरिक गीत हैं, पूरी मेरी रिसर्च भी इसी पर है। जो हम्म। हमारे दृश्य श्रव्य माध्यम होते हैं पारंपरिक थे, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल से या कुछ तो दुनिया से हमने शुरू की थी मेरी रिसर्च, कि वहां पर किस तरह से सांकेतिक भाषा के साथ हमने कम्युनिकेशन शुरू किया था, जनसंचार बातचीत शुरू की थी, और कैसे कैसे वो हमारे अभी गणेश चतुर्थी गई, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे कारण ही यही था कि हम प्रेस का प्रतिबंध लगाया गया, और प्रेस अपनी बात को कैसे कहें, स्वतंत्रता स्वाधीनता जी। संग्राम के लिए लोगों को तो जोड़ने का कार्य किया था। तिलक तो तिलक जो जो थे उन्होंने ये लेकिन उत्सव को गीत और ज्यादा। संगीत, हम्म। बिल्कुल, और गीत संगीत इतना सशक्त माध्यम था जिसके माध्यम से पूरी की पूरी बात कही जा सकती बात थी। कही तो जाती। ये जितने पारंपरिक गीत हैं आप देखें, इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा संदेश छुपा है हाँ। कि आप मतलब कोई भी गीत तो उठाएंगे आपको एक ये गीत जो है परंपरा हमारी इसका पता एक चलेगी। विधा है और एक पैरामीटर है जिस पर आप बिल्कुल। अपनी बात, तो इस ये भारत का नाम ही ऐसा है कि भाव राग ताल, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो एक रिदम तो तैयार, भारत बनता है। भारत बनता है। और एक रिदम तैयार होता है कि आपके भाव निकलकर शब्दों के माध्यम से जो कर्ण में सुनाई देते हैं, वो कहीं ना कहीं दिमाग का एक कोना जो है वो आनंदित होता है। राइट। यही यही है, ये यूनिवर्स का पूरा नियम है कि शब्दों से आप जिस तरह से कहते हैं कि हम इतने सारे नाद है। हाँ, देवी देवताओं की जो, या हम ओम नमः शिवाय कहते हैं या ओम कहते हैं, या जो भी कोई भी आप एक मंत्र ले लीजिए, वो कुछ और नहीं है, वो एक यूनिवर्स में एक बहुत बड़े भंडार की चाबी है, ताला खोलने की चाबी है वो। कहते हैं हम उसे बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके इन्वायरमेंट में जा करके आपके लिए एक सकारात्मक भाव पैदा करती है, जिससे कि आपके जो भी बंधन होते हैं वो खुल जाते हैं, और एक सकारात्मक, चाहे वो मैनिफेस्टिंग कह लीजिए या जो भी है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो सिद्ध होता है उससे। तो ये भाव राग ताल जब ये रिदम बनता है तो ये एक ऐसी हाइट पे पहुंचता है, एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचता है जो कि आपको आनंदित करता है, जो इस चीज को होता समझ। ही है, आप देखें जो हम सोचते हैं वो सब ब्रह्मांड में है, बिल्कुल नाद है, की तरह है। बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन आज शब्द है, हम बहुत वर्षों से बहुत योग तरह कर से रहे हैं होगा। ना, हम क्या कर रहे हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं को ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हैं, और जब वो जुड़ती हैं उसी के बाद हम जो कार्य करते हैं उसमें सकारात्मकता दिखती है। वो कहते हैं ना, हम
हमें मेरे बैठे बैठे एकदम से आपको जो है टेलीपैथी हो जाती है, बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसे मन में एकदम से ख्याल आता है, क्योंकि आप ब्रह्मांड से कनेक्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। आपकी आपकी ऊर्जाएं आपको लोगों से जोड़ती हैं। बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल। मिली हूं तो ये कोई वाइब होगी, कोई ऐसी वाइब होगी जो कहीं से कहीं कनेक्ट कर रही होगी, वरना हम कभी नहीं मिलते। हम बिल्कुल सैकड़ों लोगों से रोज मिलते हैं, लेकिन हर किसी के साथ हमारे संबंध नहीं बनते, हर किसी के साथ मित्रता नहीं होती है। बिल्कुल हमारे अपने जैसे लोग, हमारी वेव लेंथ है, उस वेव लेंथ से, उस वाइब से हम कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। बिल्कुल सही। एक सोच के साथ चलते हैं, और जब एक साथ सोच के लोग मिलते हैं तो हम कुछ अच्छा करते हैं, हमेशा कुछ पॉजिटिव होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने जैसे आप सकारात्मक सोचे। जिंदगी बहुत सबको पता है क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं, चुटकियों में खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा ना। तो कुछ ऐसा करिए जो कि सार्थक हो, बिल्कुल निरर्थक तो सही बात बहुत लोग है। कर रहे हैं। अच्छा, एक एक वक्त आता है, मतलब जब आप 35 या 40 तक पहुंचते हैं, उस दरमियान आपको कुछ अलग अलग से आभास होने आते हैं, मतलब आपके शरीर में बदलाव आते हैं, कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल दिमाग जो है वो इतना विकसित हो रहा होता है, जैसे आपने कहा कि ब्रह्मांड में हर चीज पड़ी हुई है। ये अनुभव मुझे 2020 में हुआ। ऐसे मुझे ऐसे लगा कि हम जो चाहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, उसे जला दिया गया, उसमें इतनी सारी पुस्तकें लिखी हुई थी। और तो वो जो ऋषि मुनि थे वो साधना करते थे। साधना इसलिए करते थे ताकि वो अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ सके। और जब वो कलम उठाते थे तो वो सारी चीजें उनकी जो ट्रांसमीटर, जो दिमाग कहते हैं कि हम एक यूनिवर्स लेकर घूम रहे हैं, उसके माध्यम से वो सारी चीजें उनके दिमाग से निकलती थी, और उसे लिख कर वो किताब तैयार करते थे और उसे रखते थे उस लाइब्रेरी में। बिल्कुल पांडुलिपि बनाते तो थे। वो चाहे ब्रह्मांड का ज्ञान हो, चाहे विज्ञान का ज्ञान हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य का ज्ञान हो, किसी भी रूप का ज्ञान हो, वो वहां से वो लिखते थे और वहां पर रखते थे। अब ऐसे ही बात एक और कही जाती है कि पहले लोग आशीर्वाद दिया करते थे और वो सिद्ध हो जाता था, लोग श्राप दिया करते थे और वो सिद्ध हो जाता था। तो उनकी बात ब्रह्मांड इतनी जल्दी कैसे सुन लेता था? क्योंकि उनके कनेक्टेड। अंदर, उन्होंने अपने आप को इस लेवल पे रखा हुआ था, वो सिद्धि प्राप्त की हुई थी। हम भी, हमारे अंदर भी, हर दिमाग के अंदर वो गुण है कि वो उस लेवल तक पहुंच सकता है। हम भी आज अपनी मैनिफेस्टिंग पूरी करते हैं या करना चाहते हैं लगन के साथ। हमारी बातें देखिए सिद्ध होती हैं, किसी किसी की एक जन्म से दूसरे जन्म में सिद्ध होती है, किसी की 10 साल में सिद्ध होती है, तो किसी की 20 साल में वो मैनिफेस्टिंग पूरी होती है। तो ये अवधि जो है, अवधि क्या चीज तय करती है? अवधि जो तय करती है कि आपकी मैनिफेस्टिंग में कितनी सारी व्याधियां हैं जिनको आपने हटा रखा है। अगर आपने नहीं हटाया है तो वो समय लेगा ही। केंद्रित कितना है आप ना, हाँ एकाग्र कितना है, एकाग्र चित्त होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पैर छुआ जाता है, हम लोग पैर छूने का झुक कर अंगूठा छूते हैं। अंगूठा क्यों छुआ जाता है? अंगूठे के अंदर गुरु की सारी ऊर्जाएं होती हैं, जो हमारे बड़े होते हैं उनकी ऊर्जाएं होती हैं। कहते हैं जब हम पैर छूते हैं तो 50% हम उनका ले लेते हैं, उनके जो पुण्य फल होते हैं वो और वो हमारे दोषों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। जितना भी भारत में जो जिसको हम बहुत सारे लोग आजकल जो आधुनिकीकरण में लोग हैं, उनका मानना है कि ये सब आडंबर है, मांग भरना या बिंदी लगाना या चूड़ी पहनना, बिछिया पहनना। हमारे जितने 16 श्रृंगार हैं, यदि आप देखेंगे तो वैज्ञानिकता से भरपूर है, वो वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए हैं। एकाग्र चित्त, ये हमारा एकाग्र बिंदु है। यहाँ पर हम एकाग्र करते हैं। कुंडलनी साधना अगर पढ़ी है किसी ने कबीर की, वो जानता है कि ये एकाग्र है। इसलिए हम लगाते, चंदन लगाया जाता है, चंदन चंदन शांत करता है शांत मन को। करने के लिए। और एक ये बात है कि जिस तरह के हमारे जो ये आधार हैं, जो हमारे चक्र हैं, मूलाधार है, बिल्कुल अधिष्ठान, उनको साथ। फिर धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ, बिल्कुल हमें ध्यान होना चाहिए कि हम यहाँ तक बढ़ चुके हैं। हम सोलत जो आज्ञा चक्र हैं उस पर रहकर आप अपना कार्य करें, मतलब वो, सारे। हाँ ये चीज बिल्कुल को दर्शाता है। और बिल्कुल अगर प्रेशर पॉइंट्स हैं, आप जो भी पहनते हैं, आप रिंग फिंगर पहनते हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं ये हमारे। आप प्रेशर पॉइंट के नाम से, एक्यूप्रेशर के नाम से उसको स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन पर कानों अगर में, हम। ये बहुत बड़ी चीज है कि कान हाँ छिदाए जाते थे, ये एक रस्म हाँ होती है हमारे धर्म में कि आपके कान क्यों छेदे जाते, कहते हैं इससे आपका स्वभाव
शांत रहता है। अगर शांत रहता है। लोग कहते हैं कि कान पकड़ के उठक बैठक करना सिखाते हैं, इसलिए क्योंकि कान पकड़ते हो आप जब, तो आपका कहीं ना कहीं ब्रेन का विकास हो रहा होता है और आप एक धैर्य नम के। होते हैं आप, बिल्कुल। समतल भूमि पे अपना, आपका जो अहम है वो जी। शांत होता है धीरे हाँ, धीरे। हर हर बात के पीछे देखिए, उसको धर्म से जोड़ने का एक भारत में कारण था, क्योंकि धर्म को हम लोग फॉलो अप करते थे, हम बिल्कुल। उसको मानते थे। जी। धर्म अंधविश्वास की बात नहीं कर रही हूँ, पर धर्म जो था उसने थोड़ा सा व्यक्ति डराया। जीवन क्योंकि शैली है। डर से आप उसको मानना शुरू करते हैं ना, तो उसको जो वैज्ञानिक तथ्य थे उनको धर्म से जोड़ दिया गया। हम्म। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि जो लोग बिंदी नहीं लगाते या वो नहीं पहनते तो उनके साथ कुछ घटित हो रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। क्योंकि लेकिन ये चीजें लोग अपनी सुविधा के लिए अपने अपनी उसके लिए करते थे। और मेन तो सबसे ज्यादा वाइब्स होती हैं। आपकी वाइब्स होती विचार हैं। कैसे, जैसे आपके विचार होंगे आप वैसे विचार अट्रैक्ट करेंगे। आपकी जीवन वाइब। परिवर्तित होता है आपका, आपका पूरा जीवन। आप एक ऐसे एक बिल्कुल अलग वातावरण से एक अलग वातावरण में, लड़कियों के लिए विशेष तौर पर मैं कहती हूँ, उनका जीवन, तो वो परिवर्तन जब आप अपने बाह्य आवरण में भी देखती हैं तो आप उसको स्वीकार करने लगती हैं। स्वीकार, मैंने कहा ना कि जीवन में स्वीकार करना, सच को स्वीकार करना जिस दिन आपको आ जाएगा ना, आप खुश रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। आप लोगों को लगता है ना, लोग भाग रहे हैं, उनको लगता है सब कुछ हमें आता है, हम सब तरफ से, हर जगह आप नहीं हो सकते। जी। हर ज्ञान आपके कुछ अंदर ना नहीं हो, आप कुछ बहुत ना कुछ कुछ कर सकते सीखेगा। हैं। जी। हम्म। कुछ सब ना कुछ कुछ तो नहीं कर सीखेगा, सकते सब ना। कुछ नहीं कर सकते। सब लेकिन कुछ बात नहीं। ये है कि अगर आप कहते हैं जन्म विवाह मरण गत सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको कहाँ कुछ भी जन्म लेना कंट्रोल है। में नहीं है, मुझे तो लगता है हर चीज जो है विधाता ने बिल्कुल। आपकी जो डेस्टिनी है वो हाँ पहले से लिखी हाँ है। बिल्कुल। हम जा कर। हम्म। जी। जी जी। जी, तो आप जब आप, बोले। मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है, आपके कार्मिक आपका जो कार्मिक आपने जो कर्म किए हैं उसके आधार पर आपके रिश्ते आपको मिले हुए हैं, तो आपने नहीं चूज किए हैं, आपके कर्मों ने चूज किए हैं उन्हें। तो यहाँ नहीं, बात ये हो जाती है कि आप जिस धरती पर जन्मे हैं, आपको जो भाषा दी गई है सीखने के लिए, आपको जो कार्य सिखाए गए हैं, जिस धर्म को सिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन चीजों को आप संभाल कर लेकर आगे चलें। कहीं ना कहीं कहीं आपको ईश्वर ने उसका गुरु बनाने की कोशिश की है कि आप आने वाली पीढ़ी को वो सारी चीजें अपने धरोहर के रूप में समर्पित करें। तो आपको नाज होना चाहिए। और यह एक बहुत, जैसे हम आप प्रकृति से सीख लीजिए कि एक वृक्ष जब बीज अंदर जाता है तो वो अपना गुण लेकर ही ऊपर आता है। सभी के रंग एक जैसे तो नहीं होते, सब अपने अपने रंग अपनी अपनी सुगंध लेकर ऊपर आते हैं। तो हम इंसान प्रकृति से अलग थोड़ी हैं, भिन्न थोड़ी हैं, प्रकृति ही है हम। प्रकृति। अलग अलग वातावरण है हमारा, और तो हम भी अगर इस तरह से अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपना एक धरती की सुगंध लेकर अगर आगे जा रहे हैं, तो उसको हमें महकाना ही चाहिए, उसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हिंदी बोलकर शर्माए नहीं और अंग्रेजी बोलकर इतराए नहीं। ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि सही नहीं, बात। और मैं भी यही कहती हूँ अनसुईया, कि गर्व से कहें, आप हिंदी बोलते हैं ना, गर्व से कहिए आप हिंदुस्तानी हैं। और जैसे आप डिस्को के अपने फोटोज डालते हैं, तो जब आप मंदिर जाते हैं ना, तो वहां की भी फोटोज पोस्ट करिए, उतने और ही गर्व करें, उतने ही गर्व। प्राउड से पोस्ट करिए। क्योंकि ये भी जिस दिन हम अपनी भाषा पर ना, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने भारतीय होने पर, किसी भी देश का कोई हो, स्पेन का है तो स्पेनिश होने पर, अगर जिस दिन उसको गर्व हो जाएगा, आप हमेशा उसको आगे लेकर जाएंगे। तो ये भाव सबसे पहले, और ये बात आपको अपने घर से शुरू करनी खुद होगी। करनी होगी। दुनिया के लोग दुनिया में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, मैं देखती हूँ कि सोशल स्तर पर बहुत कुछ, और घर के अंदर अंग्रेजी है उनके, हम्म। नहीं चलेगा। हम्म। नहीं बढ़ेगी भाषा जब हम्म। तक आप स्वयं नहीं अपनाएंगे। पहले आप तो अपनाइए, स्टेटस सिंबल मत बनाइए, वो आपकी अपनी है, अपने को अपनाया जाता है। सबसे पहले तो यही जरूरी है, तो जो आपका है उसको अपनाइए। और धर्म की हमने इतनी सारी बात की, जीवन की इतनी बात करी। एक गीत से मुझे लग रहा है समय हो चुका है, बिल्कुल हमारे समय हो प्रश्न भी, क्योंकि चुका। मैं बहुत। थोड़ा सा एक अच्छा सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और वीएसएस के बारे में दो चार शब्द जो आप कहना चाहें। बिल्कुल। वीएचएसएस वैश्विक हिंदी शाला संस्थान, ये हमने कोविड के समय में शुरू किया था, और हमारी कोशिश ये थी, अभी इसको
8 साल हो चुके हैं करते करते, और कोविड से पहले इसको शुरू कर दिया था, पर कोविड में कहते हैं ना कि फुल फ्लेज जैसे शुरू किया। तो हमारी कोशिश है यूरोप में जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो हिंदी भाषा से जुड़े। इसमें हम हिंदी कक्षाएं लेते हैं, हमारा एक अपना पाठ्यक्रम है जिसके माध्यम से हम उनको शिक्षा ग्रहण कराते हैं हिंदी के संदर्भ में। हिंदी का थोड़ा सरलीकरण किया हुआ है, प्रतियोगिताएं करवाते हैं जिसमें हम वैश्विक विश्व हिंदी सचिवालय से हम जुड़े हुए हैं इस संदर्भ में। आगरा विश्वविद्यालय की मैंने बात करी आपसे, उसके साथ हमारा एमओयू है। साथ ही साथ हम विश्व रंग की जो जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है उसमें अपने बच्चों को, अपने बड़ों को उसमें शामिल करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हर प्रतियोगिता में भाग ले। ये थोड़ा प्रयोगात्मक भी होता है। इसमें कक्षाएं जो होती हैं ये अब ऑफलाइन होने लगी हैं, क्योंकि हम स्कूल में भी एक जगह हमने ली हुई है जहां पर हम ये कक्षाएं करते हैं। उसमें कुल उनके जो लोकल छात्र हैं, ज्यादातर उसमें जर्मन बच्चे हैं, और साथ में ये वो जर्मन बच्चे हैं जिनमें से किसी उनके जो माता पिता हैं उनमें से कोई एक भारतीय है। तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है भारतीय भाषा से जुड़े, तो इसलिए वो आते हैं। प्योर जर्मन लोग भी हैं जिनको भाषा सीखने का शौक है। यहाँ पर भाषाओं को लेकर एक बहुत प्रेम आपको दिखेगा, और सब चाहते हैं कि बहुत सारी भाषाएं जो है, और चूंकि मैं गीतों में सिखाती हूँ, थोड़ा गाती हूँ, थोड़ा बजाती हूँ, और खान पान के माध्यम से बहुत सिखाती हूँ। तो वैश्विक हिंदी शाला बहुत सारे कार्यशालाओं का आयोजन करती है जिसमें खान पान से जुड़ी कार्यशालाएं हैं। हम इंटरनेशनल डे पर भारतीय, अभी हमने भारत को रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें हम लोग ने चित्रकारी के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, मेहंदी लगाना, जितनी भी भारतीय कलाएं हैं उनसे जोड़ने की, मधुबनी पेंटिंग है आपकी, मंडाला आर्ट्स है, बच्चे उससे भी जुड़ते हैं। साथ ही साथ हम प्रतियोगिताएं, जैसे मैंने बताया, और अंत में 3 महीने का ये कोर्स होता है, 3 3 महीने के हम बैचेस चलाते हैं, जिसमें 3 महीने बाद हम एक परीक्षा लेते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं वैश्विक हिंदी शाला की ओर से। और इसी को मैं सरकारी तौर पे जोड़ने का जो प्रयास कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया कि केंद्रीय शिक्षा निदेशालय से मेरी कोशिश है कि उससे जुड़ जाए, तो एक सरकारी मतलब हो जाएगा ना, थोड़ा सा और ऑफिशियल हो जाएगा। तो वो एक कोशिश मेरी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भारतीय दूतावास के साथ में हिंदी को लेकर इतना प्रेम नहीं दिखाई पड़ता है। ये विडंबना है बहुत बड़ी। मेरी कोशिशें बहुत हैं, लेकिन देखते हैं, ईश्वर करेगा तो जरूर सफल होंगी। और साथ ही साथ है ये बच्चे जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं जब हमारे त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं। और ये पर्व सिर्फ भारतीय नहीं है, जर्मन पर्व भी, जैसे कार्निवल और होली एक साथ हम मनाते हैं, क्योंकि दोनों में ही रंगों की बात की गई है, दोनों में ही उत्साह, उमंग, और ये हमारा जो होली है वो धर्म से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्निवल की भी अपनी कहानियां हैं, अपने बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो कि यहाँ के धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उससे जोड़ते हैं। साथ ही हेलोवीन है, दिवाली है, दोनों ही लाइट के मतलब रोशनी के त्योहार हैं। साथ ही साथ बुरे पे अच्छाई की जीत के त्योहार हैं, तो वो करते हैं। इस तरह के छोटे छोटे प्रयास निरंतर चल रहे हैं। अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हमने एक पिकनिक का आयोजन किया है, क्योंकि बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आता है कि अगर आप उनको विशेष तौर पर कहेंगे कि आप इस कार्यक्रम के लिए आइए, तो बच्चे शायद उतना उत्साहित नहीं होते। पर पिकनिक में हमने हिंदी से जुड़े बहुत सारे गेम रखे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी प्रतियोगिताएं कर दी हैं जिसमें कि बच्चे खेलें और कूदें, मिले आपस में। कोशिश ये है कि सब आपस में जुड़े, मिल के रहें, और मिलने के बाद क्योंकि संवाद होगा, आपने बातचीत अगर एक बार करनी शुरू कर दी तो आपकी भाषा अपने आप ही जो है विस्तारित होने लगती है। फिर आपको बहुत ज्यादा प्रयास। प्रयास, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे अलग डायलेक्ट पे बहुत ज्यादा क्योंकि डायलेक्ट थोड़ा अलग है यहाँ का बोलने का, बच्चों का तरीका, जर्मन होते हैं, स्पेनिश होते हैं, उनका अलग डायलेक्ट है। लेकिन हमारा रहता है कि उच्चारण स्पष्ट रहे, जितनी भी हमसे संभव हो सकता है हम कोशिश करते हैं ये कर सकें। और साथ ही साथ अभी विश्व हिंदी सचिवालय के माध्यम से हम जो भी प्रतियोगिताएं वहां पर होती रहती है निरंतर, हमारे बच्चे उसमें जो है, अभी ये आलमा कॉर्डेज है, उसने जो है वो B2 की छात्रा है हमारी, और उसने अभी पुरस्कार जीता है, फर्स्ट प्रथम पुरस्कार जीता। और बहुत अच्छा लगा कि विश्व हिंदी सचिवालय $200 उसको दिए गए हैं वहां से। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का होना भी बहुत जरूरी है, उससे रोचकता बनी रहती है। साथ ही रविवार को हम लोग वैश्विक हिंदी शाला के माध्यम से बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम करते हैं, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है, श्लोकों का पाठ होता है, ओम का, हम बहुत ओम का यहाँ पे बहुत प्रभाव है, योग बहुत है यहाँ पर, मेडिटेशन को लेकर लोग बहुत जागरूक। गंभीर, बहुत ही, हाँ, बहुत बहुत सीरियसली और बहुत आदर भाव के साथ लेते हैं। तो उनसे हम जोड़ते हैं लोगों को।
और साथ ही साथ उस समय हमारी कोशिश रहती है ना, जैसे उनके गीत सुनना, जी उनकी जी भाषा में सुनना, अपनी भाषा में सुनाना। हाँ तो हाँ हमने भाषा को बैरियर नहीं बनाया है। हमने भाषा को जो है कहते हैं ना कि खुला आकाश दे दिया है, कि किसी भी भाषा में बोलिए, हिंदी रहे उसमें। हमारी बिल्कुल। कोशिश है कि बस हिंदी रहनी चाहिए। बाकी मुख्य रूप में, मुख्य धारा में हिंदी को रखते हैं हम। बाकी सारी भाषाएं उसके साथ पंख पसार के आती हैं और विस्तृत आकाश में अपना जो है अस्तित्व रखती हैं। करते तो हैं। हर भाषा का अस्तित्व है वैश्विक हिंदी शाला के माध्यम से। हाँ, और हर बच्चे को उतना ही प्रमुखता दी जाती है। अच्छा जैसा भी बोलो, बोलो, बहुत बात करो, वो बहुत बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली ये है। इसी तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। एक्चुअली जिस देश में आप बिल्कुल। रह रहे हैं तो उस भाषा, वहाँ की भाषा संस्कृति को स्वीकार करते हुए जब आप उसे स्वीकार करेंगे तभी लोग आपकी संस्कृति को भी समझ पाएंगे। हमेशा मान एक देना साथ, चाहिए। जी बिल्कुल, एक साथ मिलना बहुत जरूरी है। मिलने के बाद जब संचार होता है तब वो आदान प्रदान कहलाता है। सिर्फ आदान करने से या सिर्फ प्रदान करने से कुछ नहीं होता है। कुछ दोनों नहीं चीजें होता, बराबर बिल्कुल। होनी चाहिए। और सम्मान, जैसे ये चीज तो बहुत ही जैसे बड़ी। अभी मैंने जब यहाँ पर, ये पहली पुस्तक है जो मेरे माध्यम से संपादित हुई है, जर्मनी की चयनित रचनाएं। इसके विषय में बताऊंगी। इसमें आपको अच्छा लगेगा जानकर कि 80 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे मतलब की। बुजुर्ग और बच्चे की रचनाएं इसके अंदर हैं। मेरी कोशिश थी कि जो जर्मनी में हिंदी में काम हो रहा है, 50 वर्षों से हो रहा है। यहाँ पर हमारी वयोवृद्ध हैं सुशीला शर्मा हक जी, जो कि हिंदी पढ़ाया करती थी एक समय में। और उन्होंने हिंदी को के शिक्षण से जुड़ी हुई थी वो। लेकिन वही है ना कि एक प्लेटफॉर्म नहीं था, एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मंच मजबूत, एक ऐसा कोई संग्रह नहीं था जिसको कि लोग पढ़कर जर्मनी में किस प्रकार की हिंदी लिखी जा रही है उसके विषय में जान सके। तो मेरे मन में ये प्रवासी, था। तो प्रवासी रचनाएं जो थी वो नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल प्रवासी रचना। और ये कोई शुद्ध हिंदी में नहीं है, ऐसा नहीं कि आप जब प्रवासी पढ़ेंगे तो रचना, बिल्कुल हाँ शुद्ध हो। बिल्कुल। प्रवासी सामान्य रचना भाषा मतलब में लिखी है। जुड़ी हुई होती ना उस भाषा की, बिल्कुल, संस्कृति, उस देश की भाषा, वो सब भी जुड़ी हुई होती है, तभी तो वो प्रवासी कहलाती है। बिल्कुल सामान्य भाषा है। और आप ये देखेंगे, ये किताब है। हम्म। और ये जर्मनी की चयनित रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के माध्यम से ना, हम्म, आइसेक पब्लिकेशंस है उसके माध्यम से आई थी। और ये पहली ऐसी जर्मनी में पुस्तक है जो कि जिसमें कि इतनी अलग अलग, और बस मेरी एक कोशिश थी कि हम्म, मैं इसमें हिंदी की विधाओं से जुड़ी रचनाओं को लेकर आऊं। तो इसमें यात्रा संस्मरण भी आपको मिलेंगे, इसमें आपको कविताएं भी मिलेंगी, कहानी भी मिलेगी, आलेख भी मिलेगा, संस्मरण भी मिलेगा। कोई ऐसी विधा नहीं, व्यंग भी मिलेगा आपको इसमें। और इसमें जो विदेशी हैं उनकी रचनाएं भी हैं, जो कि हिंदी पढ़ना और लिखना जानते हैं, जो यहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन हिंदी से जुड़ाव है उनका, जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। तो उसमें इसमें दो लोग ऐसे भी हैं जो कि, और आलमा है मेरी छात्रा थी, जो लौरा है। लौरा की ने कविताएं लिखी हैं, उसने अनुवाद की थी। तो अनुवादित कविता इसमें दी हुई है, हिंदी की जो उसने की थी। तो वो पढ़ रही है और सीखती है और लिखती है। तो लिखना क्योंकि लिखने में थोड़ी कठिन होती है हिंदी, थोड़ा समय लगता है देवनागरी को सीखने में। जर्मन सीखने में मुझे समय नहीं लगा क्योंकि स्क्रिप्ट जो है रोमन में थी, तो आसान था। लेकिन हिंदी लिखने में थोड़ा समय लगता है, पर बच्चे लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं जितना संभव होता है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक भाषा जिसका कोई अस्तित्व नहीं था यहाँ पर, जर्मनी जैसी जगह में, थोड़ा काम बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन अप्रेंटली आपको दिख मंच नहीं पे, रहा था। हाँ आप वो मंच काम का दिखने कार्य लगा आप है, लोग देखते हैं। जानने लगे हैं कि हाँ, जर्मनी में भी हिंदी से जुड़े लोग हैं। तो ये उपलब्धि है इस पुस्तक की और इससे जुड़े आप लेखकों की। मेरा सिर्फ सहयोग आप ये है कि मैंने माध्यम बने। कोशिश की जी, आप कि एक साथ माध्यम उनको बने ले और आऊं। आपको मतलब बनाया गया माध्यम, तो ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात। बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी किया कि इस किताब को निकालने का क्या औचित्य है, क्यों निकाली गई है, क्या कारण है। पर मुझे लगता है ये शोधार्थियों के लिए एक कहेंगे ना, जर्मनी में हिंदी किस प्रकार की है, जानने के लिए बहुत बड़ी बात है। और कोई भी कार्य अनुसया जब हम करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा परिणाम की चिंता करनी नहीं चाहिए। जब आप कुछ अच्छा अपने कर रहे कार्य होते हैं करने तो बस चाहिए। अच्छा करिए, है कर्म ना। करो, फल क्योंकि की चिंता नहीं करनी, ये फल की बहुत चिंता नहीं करनी पहला चाहिए। रूल है। और अगर और आप कर्म में रम जाते हैं ना तो फल अपने आप आ ही जाता है, उसकी चिंता करने लोग की जरूरत रोकने नहीं। वाले हैं, रोकेंगे आपको, प्रश्न उठाएंगे। प्रश्नों से डरना भी नहीं। मैं फिनिक्स की व्याधि तरह ना हूं। आए तो वो चुनौती ही क्या। चुनाव, व्याधि मैं ना खुद आए को तो मानती हूँ, चुनौती क्या। व्यक्ति को फिनिक्स जैसा होना चाहिए ना। राख हो जाओ, राख से फिर बनकर उठ जाओ। तो बिल्कुल। वो जज्बा है मेरे अंदर। मुझे हमेशा मेरे मतलब मेरे जितने मैं सबको ये कहती हूँ कि डरना वरना तो किसी चीज से है नहीं। किसी भी इंसान के पास ना से ज्यादा ताकत नहीं है कुछ भी कहने की। तो अपनी बात जरूर कहनी चाहिए, एक बार अपना विचार
ये क्या पता 100 लोग मना करेंगे पर वो 101वां व्यक्ति होगा जो आपकी बात को समझेगा। बिल्कुल तो कोशिश बिल्कुल। करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी प्रयास हार नहीं करते होती। रहो, बिल्कुल प्रयास बिल्कुल। ही एक अपने हाथ में होता है कि आप प्रयास करिए। और ये भाव बिल्कुल। सागर है, हाथ पांव मारते रहिए तो तैरते रहेंगे, और आप अपने आप किनारे पहुंच ही जाएंगे। तो ये चिंता न बिल्कुल। करें कि कौन, और ये है कि हिम्मत मर्दा तो मद दे खुदा। मदद आपके खुदा, अंदर लोग जुड़ हिम्मत जाते पैदा हैं। होती है, और हिम्मत पैदा जिसने की है वो आपको उंगली पकड़कर आगे लेकर भी जाएगा, आप अपने कदम बिल्कुल। बढ़ाते रहिए। जी। कुछ कुछ आपको ज्यादा करने, आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं दुनिया मिल में, ऐसा जाते नहीं हैं, होता कि मिल आपको जाते अपने जैसे लोग नहीं मिलेंगे। हैं। मैं एक छोटा सा गीत है, जीवन का गीत है, जी और बहुत अलग अंदाज में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्वागत, प्लेटफॉर्म स्वागत। है। हाँ उससे खत्म करूंगी अपनी हाँ, बात को। जी जी जीवन की बात करती हूँ। हमारा जो जीवन है वो आबे जमजम की तरह है। आबे जमजम पवित्र पानी है। हम उसे विषैला कर देते हैं ना। हम अब उसमें अपनी जो बुद्धि है, तर्क बुद्धि है, और उसमें बहुत सारे तर्क डालकर और बहुत सारी बातें, बहुत सारा सोच डालकर उसे दूषित कर देते हैं। तो कैसे इसको पवित्र रखना है, उसकी बात इस गीत में कही गई है। बहुत सरल सीधे सीधे शब्दों का गीत है, लेकिन अलग अलग तरीके का है, शायद अच्छा लगे। जी जी तो बिल्कुल। अपने दर्शकों के लिए हाँ कि जी। जरूर सुनिएगा। जी। आबे जमजम, आबे जमजम, आबे जमजम, आबे जम, आबे जमजम, आबे जमजम, आबे जमजम, आबे जम। माटी का पुतला है मानव, माटी में मिल जा नहीं है। धूल का कण है शरीरा, दुराख सा उड़ जा नहीं है। फिर भी तू काया सवारे, मन की चिंता ना करे। फिर भी तू काया सवारे, मन की चिंता ना करे। मन ही साचा रूप तेरा, रूप से फिर क्यों छले। अब जमजम, अब जमजम, अब जमजम, अब जम, अब जमजम, अब जमजम, अब जमजम, अब जम। तो इस काया में क्या रखा है? सबने ही मिट्टी माना है। मिट्टी से निर्मित काया को मिट्टी में ही मिल जाना है, और अंतिम सत्य यही जीवन का। फिर भी ध्यान न देता कोई, इस काया पर अहम न करना, बस इतना समझाना है, बस इतना समझाना है। आबे जमजम, आबे जमजम, आबे जमजम, आबे जम, आबे जमजम, आबे जमजम, आबे जमजम, आबे जम। गीत लंबा है तो अंत पढ़ती हूँ कि कैसे इसको बचा के रखना है। कि प्रेम ही तो सार है, प्रेम ही आधार है। प्रेम ही तो सार है, प्रेम ही आधार है। प्रेम ही तो है वो मरहम, प्रेम ही है आबज़म। बहुत आबे बहुत जमजम, सुंदर आबे शिल्पा जी। जमजम, आबे जमजम, आबे जम, आबे बहुत जमजम, सुंदर। आबे जमजम, आबे जमजम, आबे जम। तो आपकी जीवन में ये आवाज, जो आपका गीत, आपका वो बिल्कुल मर्थ हमें पूरी तरह से समझ में आ गया शिप्रा जी। आप हमारी मंच तक आई, वीएसएस सिंगापुर के मंच पे आना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपसे बात करके हमारा मन गदगद हो चुका है, और हम बहुत खुश हैं, और कभी मौका मिला तो फिर से आपको हम बुलाएंगे अपने मंच पर। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुभ रात्रि।